Okay, so we'll start in another 2 minutes. किसी ने अच्छा यहाँ पे स्टार पैटर्न किस किसने सॉल्व कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में? वर यू गाइज एबल टू सॉल्व द स्टार पैटर्न क्वेश्चन? एक क्या है, क्रिसमस ट्री वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था. हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू इट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट? चैट पे बताओ किस किसने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया इस क्वेश्चन को. कोई है ऐसा? कोई भी नहीं? अच्छा चलो हिंट्स लेके या थोड़ी हेल्प लेके, कौन कौन है जिसने अटेम्प्ट किया था वो क्रिसमस ट्री? नहीं इंद्रेश, स्ट्रिंग यूज करके नहीं करना है उसको. नहीं, उसको आप फिर से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो. ओके, आज भी मैं मतलब नॉर्मल असाइनमेंट क्वेश्चंस तो दूंगा ही दूंगा आपको एंड में. बट एंड में मैं फिर आज आपको एक या दो ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. अगर मतलब आपको अच्छा लगेंगे वो क्वेश्चंस, आपको उसमें भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. बट हाँ, मैं दूंगा थोड़े अलग से दूंगा आउट ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी, जो मतलब असाइनमेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपको करने ही करने हैं. मतलब बाय चांस आपके खत्म हो जाए और आपको कि यार थोड़ा सा और मुझे दिमाग लगाना है, उसके लिए मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज भी बताऊंगा. सो उसमें आपको सोचना पड़ेगा. ओके, सो मोस्टली मुझे लग रहा है लोगों ने करा है उसको सॉल्व, मतलब अटेम्प्ट तो किया ही है सब लोगों ने. सो अच्छी बात है, अगर अटेम्प्ट कर रहे हो करना चाहिए. बिकॉज आगे जब आपका इंटरव्यू होगा मोस्टली कंपनीज में, तो वो आपका लॉजिक बहुत टेस्ट करेंगे उस टाइम पे. इंद्रेश, आपको स्ट्रिंग से कोई प्रॉब्लम है? स्ट्रिंग से प्रॉब्लम नहीं है, पता है क्या आपको, उस वो एक मतलब जरूरी नहीं है ना उसमें फिर चार ही रोज होंगी. एक्चुअल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको आज जैसे हम इनपुट लेना सीख जाएंगे, तो अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है कितनी रोज, तो उस हिसाब में आप कैसे करोगे स्ट्रिंग से सेट ना. मुझे ये लग रहा है आपने ऐसे एक एक करके बस चार लाइन में प्रिंट कर दिया होगा उसे, एक स्टार फिर तीन स्टार फिर ऐसे करके. वैसे नहीं करना है, उसको लूप्स की मदद से करना है, दो लूप्स लगा के, लॉजिक लगा के. तो एक बार अटेम्प्ट कर लेना, कोई बात नहीं, कोई इशू हो तो ग्रुप पे डाल सकते हो. ठीक है, सब लोग यहाँ हैं हेल्प करने के लिए. सो गाइस, अब शुरू करेंगे आज की क्लास. ओके, सो आज का हमारा मेन पर्पस इज टू कवर इनपुट्स एंड एरेज. अब यहाँ पे लोगों ने इनपुट अभी तक स्कैनर वैनर यूज किया होगा, बफर्ड रीडर आई डोंट थिंक किसी ने यूज किया होगा. बट ये जो दो है ना, ये आज हम नहीं इनकी बात करेंगे. आज हम देखेंगे कि हम इनपुट एक नए तरीके से कैसे लेंगे, उसे कंसोल इनपुट कहते हैं. जब वो आएगा हम तो उसकी बात करेंगे. आज की क्लास शुरू करते हैं. आज की क्लास में मेन टॉपिक्स हैं इनपुट एंड एरेज. बट लास्ट टाइम जब हम मिले थे, वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड लूप्स, राइट? अभी तक जो लूप हमने पढ़ा था वो ऐसा था, वाइल. वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके गाइज, इज माई वॉइस ऑडिबल? क्या क्लियरली सबको सुनाई दे रहा है? ओके, आई गेस मोस्टली लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है. जिनको क्रैकिंग आ रही है, एक बार आप अपना कनेक्शन चेक करो. आई विल वेट फॉर 1 मिनट, आप प्लीज अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लो. ईशांक, चेक आपने म्यूट वगैरह तो नहीं किया है कुछ? बिकॉज पीपल आर रिसीविंग ऑडियो. एक बार आप इसको चेक करो सब लोग, बिकॉज दिस वे तो ऐसे नहीं चलेगा. Okay, guys, is everyone able to hear me now? Everyone, shall I start the class? Can I have a yes from everyone so I can start the class? Gunjan, are you ready?
Shall we start? Still not clear. Gunjan, I suggest you check your internet एक बार, ठीक है? I think the connection is fine. एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है? So अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. If any issues, Gunjan, you can join the class. मैं भी पुराने लूप की बात करूंगा, so I'll start with the class. And तब तक आप अपना कनेक्शन रीसेट कर लो, ठीक है? अदरवाइज देयर इज आल्सो ऑप्शन फॉर रिकॉर्डिंग एंड सपोर्ट. सो विल स्टार्ट. आई होप तरुण इज ऑन द सपोर्ट, सो ही विल हेल्प यू क्लियर दिस. सो अभी हम बात करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? वाइल लूप. वाइल लूप हम कैसे लिखते थे? ऐसे वाइल, यहाँ पे कोई कंडीशन होती थी, ठीक है, और अंदर हम अपना कोड लिखा करते थे, और कोड लिखने के बाद हम ये बंद कर देते थे. लेकिन लास्ट में, हमेशा लास्ट में हम एक काम करते थे, काउंटर को प्लस करते थे. ऐसा हम करते थे, और कंडीशन काउंटर से ही इन्वॉल्व होती थी, है ना? जैसे वाइल आई लेस देन 10 और i इज इक्वल्स टू 1 से अगर शुरू कर रहे हैं, तो ये ऐसे 1 2 से लेके 9 तक नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं. सो अभी तक हम लूप्स ऐसे लिखते थे. यहां होती थी कंडीशन, यहां होती थी इंक्रीमेंटेशन एंड में, करेक्ट? और यहां पे होता था लूप के बाहर हमारा काउंटर. ओके. एक और तरीके का लूप होता है वाइल के अलावा, जो बहुत यूज होता है और इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, उसे हम कहते हैं फॉर लूप. वो ऐसा दिखता है. ये ए जो है ना, ये बेसिकली हमारा एक काउंटर है. ऐसे इंट ए किसी ने बना दिया है ना? और ए को 5 से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन. याद है हम लोग ऐसे लिखते थे, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, काउंटर सेट करते थे, फिर वाइल का लूप लगाते थे. ऐसे ही ये पार्ट है काउंटर सेट करने वाला, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन. इसके बाद आपको लगाना होता है एक कोलन, ठीक है, सेमी कोलन, और ऐसे वाला सिंबल. उसके बाद आप यहां पे लिखते हो कंडीशन, ठीक है? और कंडीशन के बाद फिर से लगाना होता है कि ये सिंबल कोलन. और लास्ट स्टेप आपका होता है इंक्रीमेंटेशन, ठीक है? सो फॉर लूप अगर कभी किसी को लिखना हो, जैसे अगर मेरा एक वाइल लूप सेट है, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा आई को, ठीक है, ऐसे मान लो, और मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस, ये बताया था मैंने. या इसकी जगह लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, कोई भी एक, ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा 1, और आई शुरू हो रहा होगा 1 से. तो ये कोड करेगा क्या? ये कोड 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक. इसी लूप को अगर मुझे फॉर के तरीके से लिखना हो, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा. मैं लिखूंगा फॉर इंट i is equals to 1, i लेस देन इक्वल टू 10. यहां करी मैंने इनिशियलाइजेशन, इसके बाद लिखी कंडीशन, फिर करी इंक्रीमेंटेशन, और ये सब ब्रैकेट के अंदर. और यहां से ये फिर से इसके ब्रैकेट शुरू हो जाएंगे, करली ब्रैकेट्स, और यहां पे मैं कर सकता हूं प्रिंट आई. तो फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, ये इनिशियलाइजेशन जो हम लूप के बाहर कर रहे हैं, और ये जो इंक्रीमेंटेशन हम एंड में कर रहे हैं, ये सारा काम इन फर्स्ट ब्रैकेट्स के अंदर ही हो जाता है लूप के. देख रहे हो, सारा काम जो मेन लूप चलाने वाले लोग हैं, कंडीशंस, काउंटर्स, इंक्रीमेंटेशन, ये सारे बंदे ना बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लूप के अंदर प्रेजेंट है. और फिर इसको हम कर रहे हैं प्रिंट, ठीक है? अब इसकी एक सिंपल कोड की इंप्लीमेंटेशन में आपको दिखा देता हूं, ठीक है? एक फॉर लूप बना लेते हैं फटाफट से. ओके. सो देखते हैं हम कि इसको हम कैसे बना सकते हैं. हम लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है? तो यहां हम लिखेंगे, प्रिंट करना याद है ना सबको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लाइन, और यहां हम प्रिंट कर देंगे i को, करेक्ट? सो इसको हम करते हैं रन. ये हो गए प्रिंट मेरे नंबर्स 1 से लेके 10 तक, ठीक है? तो फॉर लूप क्या है, वाइल लूप जैसा ही है. कोई मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बेटर लूप है, वो बेटर लूप है. जिस एक्चुअली क्या होता है, जब आप लूप्स बनाते रहोगे ना, तो इंसान का एक कंफर्ट बैठ जाता है कि यार हाँ, फॉर लूप में मेरा कंफर्ट है.
क्योंकि कई बार क्या होगा, कंडीशंस ऐसी आगे आप जब आप प्रोग्राम्स बनाओगे ना, कंडीशंस कई बार ऐसी आती हैं जिसमें ये जो काउंटर होता है ना स्टार्टिंग का, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंडीशन कोई और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो उस टाइम पे जब कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब काउंटर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता यूजुअली, तब हम वाइल यूज करते हैं। तो आगे जब आएंगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स तब मैं बताऊंगा कि देखो यहाँ वाइल का फायदा ज्यादा है और यहाँ पे फॉर का है, बट अभी के लिए देयर इज नो डिफरेंस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ वाइल लूप एंड अ फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के बाद एक और लूप होता है जिसको कहा जाता है फॉर ईच। फॉर ईच ये जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कर लेंगे ना, तब आप बहुत यूज करोगे, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हो फॉर ईच को, ठीक है। एक डाउट आया है, सर कंपाइलर कैसे रन करता है फॉर लूप को? कंपाइलर कैसे रन करता है? कंपाइलर रन्स इट इन द सेम वे अनुर। होता क्या है कि बिल्कुल जैसे वाइल लूप बनाया था ना, ये वैसे ही चलता है। तो ये क्या करता है, जैसे फॉर लूप चलाना है ना, सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 1 एक जगह बना लेगा कंप्यूटर में, उसका नाम दे देगा आई और उसमें वैल्यू भर देगा 1, ठीक है। फिर एक कंडीशन को चेक करेगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में चेक कर लेगा। याद है वाइल डू वाइल में बाद में करता था और वाइल में पहले, इसमें भी पहले ही चेक कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये सच है तो ये अंदर बन जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ये लास्ट में इंक्रीमेंट करता है। जब ये लूप एक बार चल जाता है ना पूरा, उसके बाद ये इंक्रीमेंटेशन चलती है, बिल्कुल जैसे वाइल लूप का बताया था ना मैंने आपको, वाइल टू फॉर अभी कन्वर्जन, वाइल कंडीशन, यहां पे जाके एंड में हम करते थे इंक्रीमेंटेशन। इसका ही ये रूप है फॉर वाला। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू 10, अगर ये सच है तो ये लूप के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसको प्रिंट कर देगा, फिर एंड में यहां पे हम इंक्रीमेंटेशन करते थे, ये भी एंड में इस वाली लाइन को चलाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर ये 2 प्रिंट कर देगा, फिर ये 3 प्रिंट कर देगा, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा। एंड में जब 10 प्रिंट कर देगा ना और आई 11 हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये फॉर लूप को बंद कर देगा। यस यस अनुर, कंपाइलर ये जो इंक्रीमेंटेशन होगा ना, ये पूरे लूप का कोड, जरूरी नहीं है प्रिंट हो, कोई भी कोड लिखा हो यहाँ पे, कोड चलने के बाद एंड में करेगा इंक्रीमेंटेशन। ईशांक कॉम्प्लेक्सिटी की अभी हम बात नहीं करेंगे, लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट अभी के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल फॉर यू। सिर्फ यूज जब करने की बात होती है ना कि कहां मैं किसको यूज करूं, तब डिफरेंस आता है। बट आई विल टेल यू कि फॉर का क्या फायदा होता है वाइल का, नॉट नाउ, क्योंकि बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि शायद सबको ना पता हो एंड पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ, फाइन। अब मैंने आपको बोला एक तो हो गया आपका फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के बाद आता है एक लूप फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप पता है क्या होता है? फॉर लूप में तो यार अभी तक जो हमने लूप्स पढ़े, उसमें क्या होता था, एक काउंटर होता है, वो काउंटर चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, और मैं कुछ ना कुछ काम करता हूं साथ साथ में। लेकिन पता है क्या, आप ये सोचो रियल लाइफ में इतना ज्यादा प्रोग्राम में तो काम आता नहीं है ना। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, लिस्ट से डील करते हैं। हो सकता है आपके पास एक लिस्ट हो, लोगों के नाम की लिस्ट हो जैसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंकुर, यहाँ पे लिखा हुआ है मनप्रीत, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है शशांक, ओके। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है गुलपनाग, ठीक है। अभी तक जो हम करते आए हैं, हम सिर्फ एक काउंटर को यूज कर पा रहे हैं एक लूप के अंदर, है ना। जैसे आई 1 to 10, तो मैं बोलता हूँ आई 1 से 10 यानी 10 बार ये लूप के अंदर का कोड चलेगा, मैं बस ये कर पा रहा हूं। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे भी हम एरेज भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट रहेगी, ठीक है। जैसे अभी वो डिलीट होगी मेरे से, फिर से लिख देता हूं। नाम की लिस्ट है जैसे आपके पास अंकुर, मनप्रीत और सात्विक, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं बोलूं, अरे सुनो सुनो, मुझे इस लिस्ट का एक एक नाम रीड करना है, मुझे इस लिस्ट का एक एक आइटम रीड करना है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा, ठीक है। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स इस तरीके का होता है, मैं लिखता हूं फॉर, ठीक है। अब यहां पे नाम है ना, नाम बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है, तो मैं नाम लिखूंगा, सॉरी टाइप लिखूंगा, मतलब किस टाइप की लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है। अगर यहाँ पे नंबर होते ऐसे 1 3
9, 16। तो ये लोग क्या होते हैं, ये इंट होते हैं। तो मैं यहां पे लिखता फॉर इंट, मतलब इंटीजर्स की लिस्ट है। यहां पे स्ट्रिंग लिखा है क्योंकि नामों की लिस्ट है, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग, इसके बाद एक जगह का नाम, जैसे आई काउंटर था वैसे यहां मैं नेम को बनाऊंगा काउंटर, ठीक है। ये एक्चुअली काउंटर नहीं है, ये नेम एक एक करके सारे नाम लेगा यहां से। और मान लो इस लिस्ट का नाम है नेम्स, ठीक है। इस लिस्ट का नाम है मान लो नंबर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम, उसके बाद एक कोलन लगाओगे आप, कोलन, ध्यान से देख लो। इस कोलन को इंग्लिश में बोलते हैं इन। फॉर अ स्ट्रिंग नेम इन, इसको पढ़ते हैं इन नेम्स, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है ये। अब क्या होगा, जब ये लूप चलेगा ना, तो एक नेम नाम का बंदा होगा जो एक तरीके से मान लो इसकी वैल्यू ले रहा होगा। नेम में सबसे पहले आ जाएगी अंकुर की वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहां पे ऐसे कर सकता हूं प्रिंट नेम। इसमें आपको पता है कोई वो नहीं डालना होता, कंडीशन नहीं होती इसमें, कोई काउंटिंग वाउंटिंग नहीं होती। ये बस एक लिस्ट को एक एक करके देखने के लिए होता है। अब जैसे ही मैं करूंगा ना प्रिंट नेम, सिर्फ इतना सा कोड, पता है क्या होगा, सबसे पहले अंकुर प्रिंट कर देगा। अंकुर प्रिंट करने के बाद ये तो खत्म हो गया, अब आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये अपने आप नेम अगला बंदा ले लेगा लिस्ट का, फिर से उसे प्रिंट कर देगा, मनप्रीत प्रिंट करेगा। मनप्रीत हो गया, एक और बार आगे चला जाएगा, सात्विक, सात्विक प्रिंट हो गया। अब सात्विक के बाद तो कोई भी नहीं है, तो ये लूप अपने आप ही रुक जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां नंबर्स की बात करूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं फॉर इंट आई इन, इसको क्या पढ़ते हैं कोलन को, इन, फॉर इंट आई इन नंबर्स, ठीक है। फॉर इंट आई इन नंबर्स, यहां पे अगर मैं कर दूं प्रिंट आई, क्योंकि आई क्या होगा, लिस्ट का एक एक आइटम। मैं अगर प्रिंट आई करूंगा तो ऐसे प्रिंट करेगा 1, 3, 9, 16, ठीक है। ये बेसिकली लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करने के लिए होता है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे आज की क्लास के एंड में, बिल्कुल लास्ट में, जब हम डिस्कस करेंगे एरेज। हाँ गुंजन, हो सकता है, बट आगे जाके हम इंडेक्सेस हम सिर्फ एरे यूज नहीं करेंगे, आगे जाके हम एक लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ एनीथिंग। उस टाइम पे क्या होगा, आपको पता नहीं होगा कि लिस्ट कितनी बड़ी है। फॉर लूप चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कितनी बड़ी है। तो लिस्ट डायनामिक हो सकती है, डायनामिक मतलब चेंज होती जा रही है, उसकी कोई फिक्स साइज नहीं होगी, तब आपको ये बड़ा काम आएगा। इवन हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे हैश मैप्स, जिसमें की वैल्यू पेयर्स और ये सब होंगे, वहां पे तो बिल्कुल रामबाण है ये, मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलता। नेम्स कहाँ होंगे, ओके हैप्पी, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कोड में कैसे बनाएंगे, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आगे जाके जब आप लिस्ट्स को क्रिएट करोगे ना, हम कलेक्शंस नाम का टॉपिक पढ़ेंगे जहां हम लिस्ट्स बनाएंगे, किसी भी चीज की लिस्ट बना सकते हो आप, ठीक है। स्टूडेंट्स की लिस्ट, नाम की लिस्ट, नंबर की लिस्ट, तो वो बताएंगे, आगे की क्लास का है वो। बट अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक लिस्ट हो और आपको देखना हो कि लिस्ट का एक एक आइटम में क्या है, तो आप फॉर ईच को यूज करते हो, ठीक है हैप्पी, ओके। सो ये एक लूप होता है अपना फॉर ईच, ओके। आदित्य का डाउट आया है, सिंस देयर इज नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, ओके। सो आदित्य, व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट लिस्ट इज ओवर, इट मींस कि जब ये लिस्ट का लास्ट आइटम रीड कर लेता है, सो इन द कंपाइलर इट नोज वेयर द लास्ट एलिमेंट इज, ठीक है। तो वो एक एक करके सारे एलिमेंट्स लेता है, और जब एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, सो या यू कैन से इन वन वे दैट व्हेन इट comes across a null like in a linked list, then it stops the loop. But all this is क्योंकि ये जो लूप होगा ना, ये आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिलेगा, बट ये अंदर कंपाइलर के कैसे चलता है ये अभी आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। सो इसको हम आगे पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एक मेंशन दे दिया कि ऐसा भी एक लूप हो सकता है, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। इसको हम आगे जाके पूरा इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं, ओके। ये देखो एक एग्जांपल देख लो इसका, कि अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये 1, 2, 4, 11, 10, तो इंट नंबर इन, इसको क्या पढ़ते हैं इन, लिस्ट ऑफ नंबर्स, हम प्रिंट करेंगे नंबर को, तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा एक एक करके, ठीक है, ओके। सो
पहले मुझे ये बताओ, अभी तक किसी को कोई डाउट फॉर लूप में? कोई भी डाउट? नो डाउट्स? ठीक है। सो अब हम एक चीज पढ़ेंगे, जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? देखो, जब कोड चलता है ना हमारा, करेक्ट, जब हमारा कोड चलता है, मान लो कोई वाइल लूप ही है, वाइल यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन हो रही होगी, ऐसे आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन हो रहा होगा, ठीक है, और हमारा है इंट आई इज इक्वल्स टू वन से शुरू। अब हो सकता है कि मैं बीच में बोलूं कि मुझे ये लूप पूरा एंड तक चलाना ही नहीं है। जैसे अगर आपको मैंने बोला कि चेक करो, एक लिस्ट है, जैसे 1 2 3 ऐसे 4, एक लिस्ट ऑफ नंबर है मान लो, ठीक है, मैं बोलूं चेक करो इसमें 2 है कि नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले इसको चेक करोगे, बोलोगे नहीं 2 नहीं है, फिर आप अगला आइटम देखोगे, बोलोगे अरे 2 तो मिल गया। तो आइडियली आपको पूरा लिस्ट को तो देखना ही नहीं चाहिए ना, आपको जैसे ही 2 मिल जाए आप बोल दो भाई 2 मिल गया, बस आगे मत जाओ, 2 मिल गया। जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर का क्वेश्चन दिया था, याद है प्राइम नंबर का क्वेश्चन, कि मान लो बताओ 10 प्राइम नंबर है या नहीं है। हम क्या करते थे, 2 से लेके 9 तक हर नंबर के साथ डिविजिबिलिटी चेक करते थे लूप के अंदर, है ना, हर नंबर के साथ किया था। लेकिन किसी ने देखा कि ये तो जैसे ही 2 के साथ मैंने चेक किया तभी मुझे पता चल गया कि यार 10 तो प्राइम है ही नहीं, क्योंकि ये तो 2 से ही डिविजिबल है। उसके बाद भी हमने हर नंबर के साथ इसको चेक किया था, हर नंबर के साथ, फिर भी लूप चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था जब तक 9 नहीं हुआ। एक कंप्यूटर की काम को कम करने के लिए जैसे ही उसे पता चला कि अरे तो 2 से ही डिविजिबल हो गया, मतलब ये तो प्राइम ही नहीं है, मुझे तो लूप को वहीं रोक देना चाहिए था ना, है ना। सो जैसे अगर आपने ये किया हो कि इंट आई इज इक्वल्स टू वन, आई होप सबका इसी तरीके का कोई कोड रहा होगा। एक आपने बूलियन भी बना लिया होगा प्राइम, उसको सेट किया होगा ट्रू, करेक्ट, प्राइम को ट्रू कर दिया। फिर आपने बोला होगा, आई को 2 से चलाया होगा, while आई इज लेस देन n, करेक्ट। फिर आपने यहां किया होगा कि इफ n मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0, मतलब कि ये बंदा डिवाइड हो गया 2 से n-1 में किसी के साथ, तो आपने किया होगा प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स। और जब लूप खत्म हो गया था, लूप के बाद आपने चेक किया होगा, क्योंकि अगर ये कहीं भी डिविजिबल हो गया तो प्राइम की वैल्यू तो फॉल्स हो गई, तो इफ प्राइम इक्वल टू ट्रू, इट इज अ प्राइम, यहां प्रिंट कर दो इट इज प्राइम, वरना प्रिंट कर दो कि इट इज नॉट अ प्राइम, है ना। लेकिन आइडियली कंप्यूटर का काम तो तभी खत्म हो गया था जब i इज इक्वल्स टू 2 पे ये चीज सेटिस्फाई हो गई थी। मतलब अब तो मुझे आगे के बाद 2 के बाद 3 4 5 पे चेक ही नहीं करना चाहिए था, भाई मेरे को पहले ही पता चल गया। तो ना इस कामों के लिए मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं, जैसे ही आपकी ये चीज ट्रू हो गई थी, मतलब प्राइम फॉल्स पता चल गया था, आपको छलांग मार के यहां पे आ जाना चाहिए था, आपको बाकी लूप को बार बार चलाना ही नहीं चाहिए था। मतलब आपको एक जंप स्टेटमेंट की जरूरत थी। ऐसी ही एक जंप स्टेटमेंट होती है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, याद है स्विच में भी देखा था, रोक देता है, थम जाओ, ठीक है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ब्रेक में याद है स्विच में बात की थी कि ताकि आगे के ना चले तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ, है ना। तो यहां भी यही काम होता है कि अगर मैं एक लूप के अंदर ब्रेक लिख दूंगा, ऐसे बस एक ब्रेक वर्ड डाल दूंगा, तो जैसे ही ये चीज चलेगी ना, ब्रेक क्या करेगा, लूप के बाहर चला जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं चला के कोड के अंदर, तब आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये है ब्रेक। ओके, सो मान लो कि मैंने यहां पे जो कोड लिखा है ये देखो क्या कर रहा है, अब ये 1 से 10 तक सब कुछ प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ वो ही कि मेरे को 4 छोड़ के सब प्रिंट करना है, मैं चाहता हूं कि 4 आए तो मैं उसे प्रिंट ना करूं, मतलब, ठीक है। तो वैसे तो आप क्या करते,
या फिर ये नहीं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वैसे तो कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10 तक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर i 4 हो जाए ना तो बाहर आ जाओ, मतलब 4 के बार मुझे प्रिंट करना ही नहीं है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, सो ऐसा कुछ है मान लो आपका, है ना। तो अभी अगर मैं कुछ ना लिखूं तो ये 1 to 10 प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर i 4 हो जाए ना तो एक काम करो, ब्रेक तोड़ दो इसको, देखते हैं इससे होगा क्या। देखो उसने क्या किया, उसने देखा कि जब i 4 हुआ ना तो उसने ब्रेक करके लूप के बाहर फेंक दिया, आपके कोड को लूप के बाहर फेंक दिया, मतलब आगे कभी भी लूप चलेगा ही नहीं, जिस टाइम पे आप ब्रेक कर दोगे लूप आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका ही अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं प्राइम वाले में, तो प्राइम का कोड कुछ इस तरीके का होना चाहिए था आपका, कि अगर n मॉड्यूलस i 0 हो गया, प्राइम तो कर दिया फॉल्स, उसके बाद ब्रेक मार के बाहर आ जाओ, क्योंकि अब काम हो गया हमारा, हमें और आगे चेक नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, ये हम यूज क्यों करते हैं, ताकि अगर मेरे को बीच में ही पता चल जाए अपना आंसर, तो मैं कंप्यूटर की कैलकुलेशन को रोक सकूं, मैं बोलूं कि यार हो गया, अब तू आगे ज्यादा अपना एफर्ट मत डाल। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के लिए जंप स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। इस ब्रेक की तरह एक और स्टेटमेंट भी होती है जिसका नाम होता है कंटिन्यू, उसका नाम होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या कहता है कि भाई देखो, अगर कंटिन्यू आएगा ना तो कंटिन्यू के बाद जो भी कोड होगा वो बोलेगा अरे रुको रुको आगे बढ़ जाते हैं, एक कदम आगे। ठीक है, जैसे अगर ये वाले में मैं आपको चला के दिखाता हूं क्या फर्क आएगा। देखो यहां पे हर नंबर है लेकिन 4 नहीं है, यहां पे हर नंबर है लेकिन 4 नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही i 4 हुआ ना इसने बोला कंटिन्यू, अरे कुछ मत करो, अगले लूप को एक आगे बढ़ा दो, बहुत हो गया, जो भी कोड नीचे लिखा होगा ना कुछ नहीं चलने वाला, वो बोलेगा हो गया कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सो कंटिन्यू इज जस्ट टू स्किप द रेस्ट ऑफ द पोर्शन एंड मूव टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंटेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ओनली प्रिंट इवन नंबर्स, तो उसका एक तरीके का कोड आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ, या अगर मैं बोलूं प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अगर इवन नंबर आए तो कंटिन्यू, अगर इवन नंबर ना आए तो प्रिंट इट। ठीक है, देखते हैं सिचुएशन में क्या होगा। ये देखो सिर्फ ऑड नंबर उसने प्रिंट करे 13579, क्योंकि जैसे ही इवन नंबर आया मैंने बोला अरे छोड़ो बाकी चीजें यार आगे चलो। ठीक है, सो दिस इज हाउ कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स। नाउ आफ्टर कंटिन्यू we will talk about a new kind of statement. Sorry guys, internet lagged. Okay, so now after continue, एक बात ध्यान रख लेना कि जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है ना ये सिर्फ लूप्स के लिए होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लूप्स के लिए होती हैं, इसको ये नहीं कि मैं कहीं और भी डाल दूं ब्रेक या कंटिन्यू। हाँ, ब्रेक स्विच के लिए भी होता है लेकिन कंटिन्यू सिर्फ लूप्स के लिए होता है। ठीक है, ब्रेक इज फॉर लूप्स एंड स्विच, कंटिन्यू इज ओनली फॉर लूप्स। ठीक है, अब एक तरीका और होता है, अगर मैं ऐसी कुछ बात करूं आपके साथ कि मान लो int i is equals to 1 while i is less than equal to 10, ऐसी कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, i is equals to i plus 1, करेक्ट। और एक और लूप लगा देता हूं इसके अंदर, थोड़ी चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। while j is less than equal to 10, j is equals to j plus 1। ठीक है, अब मैं एक क्या करूंगा ये देखना, मैं बाहर प्रिंट करूंगा करेक्ट, मैं यहां पे प्रिंट करूंगा सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं
मैंने 2 लूप्स लगा दिए और मैं आई और जे दोनों को प्रिंट कर रहा हूं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं कि ब्रेक और कंटिन्यू सिर्फ अपने से एक पहले वाले लूप पे चलते हैं, मतलब अगर मैं इस लूप के अंदर कहीं भी ब्रेक डालूंगा ना, तो वो सिर्फ इस लूप के बाहर जाएगा, इस बाहर वाले लूप के बाहर नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो? वो बोलेगा अच्छा लूप ब्रेक करना है तो ब्रेक मार के वो यहां पे आ जाएगा, इस लूप के जस्ट बाहर, पर बाहर वाले लूप को वो नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है? अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि इफ आई इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो ब्रेक। इफ आई इज ग्रेटर देन 5 देन ब्रेक, कुछ मत करो, ब्रेक। सो मेरे को चैट में कोई लिख के बताओ क्या होना चाहिए, गिवन दैट मैं बोल रहा हूं आपको कि ब्रेक सिर्फ अपने से एक पहले वाले लूप को ब्रेक करता है, तो क्या आउटपुट होना चाहिए? चैट में बताओ मेरे को अभी। आप लोगों को क्या लग रहा है क्या आउटपुट होना चाहिए? क्या आना चाहिए यहाँ पे? सोचो, 1 मिनट सोचो और मेरे को बताओ। चलो देखते हैं इधर क्या हुआ। इसने प्रिंट किया है ये नंबर्स को, मतलब पहले आई इज इक्वल्स टू 1 से शुरू हुआ होगा, करेक्ट? तो आई अभी तो ग्रेटर देन 5 ही है, क्योंकि सॉरी लेस देन 5 है ना? तो ये चीज तो कभी चलेगी नहीं अभी, तो ये आई और जे को प्रिंट करेगा। ऐसे ही आई 2 होगा तब भी ये इसको प्रिंट करेगा। पहले ये आई और इसको 10 बार प्रिंट करेगा, है ना? क्लियर हो रहा है सबको? ये इसने क्या किया, जैसे ही आई 5 से बड़ा हुआ ना, जैसे ही आई 5 से बड़ा हुआ, जैसे मैं जे को इतना नहीं करता, मैं जे को कर देता हूं 2, ठीक है? अब देखो, इसने कहा कि जब तक आई, ये है आई आपका, ठीक है, जब तक आई लेस देन 5 है, यहां पे देखो लास्ट आपकी ये स्टेटमेंट आ रही है। सो जब तक आई ग्रेटर देन 5 नहीं होता, जब तक आई 5 2 3 4 या 5 है, ये अंदर वाले लूप को चलने देता है। लेकिन जैसे ही आपका आई 5 से बड़ा 6 7 8 9 हो जाता है, तो ये अंदर वाले लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है? क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया इसको। जैसे ही आई ग्रेटर देन 5 होगा, आपने ब्रेक कर दिया है। ठीक है? इसको और छोटा कर लो। अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया कि इफ आई इज लेस देन 5, तो ये तो हमेशा ही होगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, पता है? देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी अंदर आता था तो ये ब्रेक हो जाता था। ठीक है? अब लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट आ रहा था। एक तरीका होता है कि बाहर वाले लूप से भी आप बाहर जा सकते हो। ठीक है? इस वाले लूप को ब्रेक करना होगा ना, तो हम एक चीज यूज करते हैं, लेबल्स। मैं क्या करूंगा, इस लूप का नाम दे दूंगा लेबल 1, इस तरीके से लेबल लिख दिया, स्पेस लूप का नाम। अगर अब मैं यहां लिख दूं ना ब्रेक लेबल 1, तो ये क्या करेगा, सीधा जो लेबल 1 के साथ लूप था ना उसको तोड़ देगा। जैसे यहां देखो, इसके ऊपर मैं जाता हूं तो ये बताता भी है टारगेट ऑफ ब्रेक लेबल 1, मतलब वो सीधा इसी को तोड़ देगा। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा कुछ लिखा होगा ना, ये इस केस में कहने को तो ये चलना चाहिए, बट ये कुछ नहीं चलेगा। ठीक है? ये देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, एक बार फिर से रिपीट करूं? ओके, आई थिंक ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया आप लोगों के लिए, सो आई टेक अ सिंपलर एग्जांपल। ठीक है? मैं इसकी थ्योरी पहले आपको समझा देता हूं, आई थिंक किसी को ज्यादा समझ नहीं आया। सो व्हाट हैपेंस इज, मान लो ये आपका एक लूप है, ठीक है? एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे आपकी कंडीशन 1 है, फिर इसके अंदर आपका एक और वाइल लूप है जहां पे आपकी कंडीशन 2 है। ठीक है? यहां कोड लिखा हुआ है, यहां पे भी कुछ कोड लिखा हुआ है, और ये ऐसे है। अगर आपने इस वाइल लूप के अंदर कहीं भी सिर्फ लिख दिया ब्रेक, कहीं भी क्या लिख दिया, सिर्फ ब्रेक लिख दिया, तो वो इस वाले वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब वो ब्रेक मार के यहां पे पहली लाइन, इस लूप के बाद पहली जो भी लाइन होगी ना उसको चलाना शुरू कर देगा। लेकिन
अभी भी वो इस वाले लूप के बाहर नहीं जा पाया ये ब्रेक, ये देख रहे हो, इसने अंदर वाले लूप को ही छोड़ा, तो ब्रेक अपने से एक पहले वाले लूप को ही ब्रेक कर पाता है। ऐसे अगर मैं 10 वाइल लिखे होते ना, वाइल, इसके अंदर एक और वाइल, उसके अंदर एक और वाइल, कितने भी आप बना लो, और अगर मैं यहां ब्रेक लिखता तो वो इस वाले वाइल को तोड़ के दूसरे वाले वाइल की पहली लाइन पे चला जाता। ये होता है ब्रेक। इसी तरीके से एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, इसको कंटिन्यू कर देता है, तो कंटिन्यू सिर्फ इसी लूप को कर पाएगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा चाहूं कि यार अगर मैं ब्रेक मारूं तो मैं दोनों लूप्स को ही छोड़ दूं, मैं एक लूप को ना छोड़ूं, मैं दोनों ही लूप्स को छोड़ दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लेबल डाल सकता हूं कि यार देखो कि जो बाहर वाला लूप है ना, इसको तो मैं देख नहीं पा रहा, इसको तो मैं ब्रेक कर नहीं पा रहा, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, आउटर लूप। ठीक है, और मैं यहां ब्रेक लिखने की जगह पता है क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा ब्रेक आउटर। इससे क्या होगा, ब्रेक आउटर देखते ही वो बोलेगा अच्छा अच्छा आउटर नाम का कोई बंदा है, उसको ब्रेक करना है, तो वो ये सीधा आउटर देखेगा, अच्छा ये वाला लूप है, तो वो सीधा इसको ब्रेक करके यहां वाली लाइन पे आ जाएगा। समझ आया ब्रेक का फंक्शन। इसी तरीके से कंटिन्यू होगा ना, तो वो इस पूरे लूप को एक कंडीशन आगे बढ़ा देगा, एक इंक्रीमेंटेशन कंटिन्यू कर देगा। तो अगर आपके पास ऐसे 15 लूप्स हैं, वाइल वाइल वाइल, एक और वाइल, ठीक है, और अगर मैं यहां पे इसका नाम रख दूं आउटर टू, और अगर मैं इसके अंदर लिख दूं ब्रेक आउटर टू, तो वो क्या करेगा, इस वाले को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको कि क्या हो रहा है, ब्रेक क्या, स्कोप ऑफ ब्रेक क्या है, क्लियर है। एक बार चैट पे किसी को कोई डाउट हो कि ब्रेक कैसे काम कर रहा है तो बताओ, एनीवन। ठीक है, सबको क्लियर है ब्रेक, कोई भी नहीं है जिसको कोई डाउट हो। हाँ नूर, हर लूप के लिए ये वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द लूप्स। ठीक है, राघव वो सिर्फ आउटर लूप को करेगा, वो सीधा आउटर, क्योंकि देखो अगर आपके पास 3 लूप्स हैं, है ना, अगर आपके पास 3 लूप्स हैं, वाइल, एक और वाइल, एक और वाइल, और अगर इसका नाम है आउटर टू, ठीक है, और इस वाले के अंदर आपने लिखा हो ब्रेक, ठीक है, तो वो ब्रेक करेगा आउटर टू को सीधा, मतलब यहां पे आ जाएगा वो, क्योंकि ये है ना आउटर टू के ब्रैकेट्स, तो वो सीधा यहां पे आ जाएगा, जैसी ब्रेक आउटर टू लिखूंगा मैं यहां पे, समझे। और अगर मैं लिखूंगा आउटर वन, यहां पर कर दो आउटर वन, तो वो सीधा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है राघव। तो ओके, तो दिस इज लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। आइडियली हमें कभी भी लेबल्स यूज करने ही नहीं चाहिए अपने कोड के अंदर, बिकॉज जंप स्टेटमेंट से क्या होता है, क्योंकि जब भी हम किसी का कोड पढ़ते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि यार जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगी। ये लेबल्स, जैसे मैंने बोला आउटर वन आउटर टू, ये लेबल्स लगा के क्या होता है, इंसान को कंफ्यूजन हो जाती है। आप किसी का कोड पढ़ोगे, जैसे आपने मेरा ही कोड देखा, मेरे को समझ आ गया था, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लो टूट रहा था कोड का, आपको समझ नहीं आ रहा था कहां से कौन कहां जा रहा है। तो वो मैंने इसीलिए जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूज किया, कि आपको रियलाइज हो कि लेबल्स आर बैड, लेबल्स आर वेरी बैड। ठीक है, रियल प्रोग्रामिंग में आइडियली कभी लेबल्स यूज मत करना, क्योंकि जैसे कोई दूसरा बंदा आपके कोड को देगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि फ्लो कहां जा रहा है। सो लेबल्स तो कभी यूज मत करना, पर हाँ ब्रेक और कंटिन्यू बहुत यूज होते हैं, स्विच के अंदर भी यूज किए थे, याद है, स्विच के अंदर भी ब्रेक्स डाले थे, एंड कंटिन्यू भी आप यूज करोगे, बट ब्रेक्स तो आप बहुत ज्यादा ही यूज करोगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। सो लेबल्स अब आपको एकदम से देख के समझ आ गया होगा आर बैड, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, और अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि लेबल्स होते ही कंफ्यूजिंग है, बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी वन एल्सेज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हमें लगता है कि जिस ऑर्डर में कोड है उसी ऑर्डर में चलता है प्रोग्राम, तो इसीलिए हमारा माइंड उसी ऑर्डर में उसे प्रोसेस करता है, इसलिए लेबल्स को नहीं लगाना चाहिए।
लेबल्स का कोई ऑल्टरनेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव? लेबल्स यूजुअली हम तब यूज करते हैं जब बिल्कुल ही नेसेसरी हो, मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो कि 2-3 लूप्स लगे हुए हैं और मेरे को ब्रेक करना ही करना है कोई एक पर्टिकुलर लूप को। हाँ, अगर उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है तो लेबल्स यूज करो, वरना लेबल्स यूज मत करो। लेबल्स मैंने आज तक नहीं यूज किए, एंड आई हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, बट आई हैव नेवर यूज्ड लेबल्स। ठीक है, तो यूज तो आते ही नहीं है। कई बार हमें लगता है यार आसान हो जाएगा, लेबल से सीधा ब्रेक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, बट नो, यू शुड ऑलवेज अवॉइड द यूज ऑफ लेबल्स। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेटमेंट और होती है जिसे हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, वो क्या होती है? वो फंक्शंस के अंदर होती है। सो फॉर दैट वी विल फर्स्ट हैव टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शन। सो फंक्शंस मोस्टली लोगों को आइडिया होगा। फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट देते हैं। मैथ्स में तो यही पढ़ा था, मैथमेटिक्स में। जावा और प्रोग्रामिंग में भी कुछ इसी तरीके के फंक्शंस होते हैं। मान लो कि आपको किसी नंबर का, मैंने बोला यार कोई नंबर चेक करो प्राइम है कि नहीं, है ना? तो जावा में क्या होता है कि अभी तो आप मेन वाले के अंदर ही कोड लिख रहे थे, पूरा का पूरा पूरा का पूरा, बट आइडियली जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, तो उसमें बहुत सारे काम चल रहे होंगे। आप कहीं पे चेक कर रहे होगे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, प्राइम चेक कर रहे होगे। प्राइम चेक करने के बाद आप कुछ 15 काम और कर रहे होगे, तो इससे क्या होगा, आपका मेन फंक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कितना 200-300 लाइन का हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार अच्छा शिट, मैंने प्राइम नंबर कहाँ पे किया था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्राइम में। तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कि प्राइम आपने इतने ज्यादा कोड में कहाँ लिखा है। सो हम क्या करते हैं, जो जो काम हो रहे हैं ना, कामों को ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग फंक्शंस को ब्रेक कर लेते हैं। कहीं पे प्राइम कैलकुलेट हो रहा है, कहीं फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है, कहीं इवन ऑड चेक हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनको ब्रेक करके अलग अलग फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे प्राइम अलग से कहीं पे कैलकुलेट करके यहाँ बस वैल्यू चेक कर ली, फैक्टोरियल का अलग डब्बा बना लिया, इवन ऑड का अलग फंक्शन बना लिया। जैसे इस वाले कोड में देखो, मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, और मुझे निकालना है स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 विच इज 16। तो मैं चाहता तो मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता था, नम इज इक्वल टू 4 into 4। बट मैं चाहता हूं कि जो भी काम हो रहे हैं ना, जैसे स्क्वायर निकल रहा है, प्राइम चेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो एक अलग से जाके किसी फंक्शन में हो रहा हो। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ और आउटपुट में दे देता हूँ, और इनपुट में ले लेता हूँ एक नंबर। और फंक्शंस जावा में ऐसे लिखे जाते हैं, पहले आप बताते हो कि वो फंक्शन देगा क्या, है ना? जैसे अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूं, किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर ही होगा, तो इंट। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं कि मैं फंक्शन किस तरीके का आउटपुट देगा, तो इंटीजर देगा, एक नंबर देगा, तो इंट। ठीक है, उसके बाद होता है फंक्शन का नाम। मान लो कि मैं चेक कर रहा हूं कि उसका स्क्वायर क्या है, तो उस फंक्शन का नाम। उसके बाद दो ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इनपुट लिखते हैं कि मुझे क्या क्या यूजर से मिलेगा। मैं बोलूंगा एक नंबर मिलेगा n, ऐसे इंट n, क्यों? क्योंकि एक नंबर होगा और n, मतलब n नंबर है जो यूजर मुझे भेजेगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा स्क्वायर को कि भाई जो भी कोड होगा, ठीक है, ऐसा उसको किसी जगह पे स्टोर कर लिया। फिर मैं रिटर्न कर दूंगा उस आंसर को। जैसे x में मैंने स्क्वायर निकाल लिया, एक x बना दिया होगा कंप्यूटर में, और उसमें 16 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 भेज रहा हूं तो 16 आ जाएगा। अभी जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना, ये भी एक तरीके की जंप होती है, क्योंकि जब ये नम इज इक्वल टू स्क्वायर 4 होगा, तो स्क्वायर 4 होते ही ये फंक्शन के पास चला जाएगा, n में 4 देके। ऐसे देख रहे हो, ऐसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4। तो ये फंक्शन के पास चला जाएगा, फंक्शन में कैलकुलेशन हो गई और फंक्शन ने कहा रिटर्न, तो रिटर्न लिखते ही जंप मार के वापस वहीं आ जाएगा जहां से इसको बुलाया गया था, और ये आगे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, फंक्शंस आई होप सबको वैसे ही पता होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, सो ज्यादा इतना फंक्शंस की डेप्थ में हम घुसेंगे नहीं, बट बेसिकली हाँ, फंक्शंस हम बनाते हैं ताकि कोड थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन बना लेना चाहिए था इस तरीके से, और रिटर्न कर देना चाहिए था आंसर, और उसको सीधा यहीं पे चेक कर लेना चाहिए था। कैसे? इस तरीके से कि आपने कहा एक बूलियन आंसर इज इक्वल टू इज प्राइम, करेक्ट,
और इसके अंदर इस प्राइम है ना नाम, तो वैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्राइम को 10 भेजेगा, और 10 भेजने के बाद इसका जो आंसर होगा ना, रिटर्न कर दिया था मैंने, ट्रू या फॉल्स जो था रिटर्न करवा दिया। रिटर्न इज कि क्या, रिटर्न, और हाँ रिटर्न में जो वैल्यू कराओगे ना वो फंक्शन का टाइप होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, अभी के लिए फंक्शन को आपको स्टैटिक करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, वो जावा में ही है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ फंक्शंस क्या है, ये क्लास है नहीं फंक्शंस की। सो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आंसर। ठीक है, तो ये सीधा चेक करके मुझे बता देगा कि फॉल्स, भाई 10 प्राइम नहीं है। तो अब आपने देखा मेरा कोड कितना क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे 10 काम डाल दूं, ऐसे 10 फंक्शंस बना दूं, इज स्क्वायर, ऐसे 10-15 ऐसे बस फंक्शन कॉल्स करता रहूं यहाँ पे, है ना, ऐसे फंक्शन 1 फॉलोड बाय फंक्शन 2 फॉलोड बाय फंक्शन 3, ऐसे मैं लिखता जाऊं, तो ये कोड बहुत क्लियर हो जाएगा कि अच्छा फंक्शन 1 ये है, फंक्शन 2 ये है, और ये सब अलग अलग फंक्शंस बने हुए होंगे, तो आपका काम हो जाएगा आसान। अब फंक्शन आप क्रिएट कहां पे करोगे, फंक्शन आप यहीं पे क्रिएट करोगे। ये जो मेन लिखा था ना, मेन, ये आपकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन खुद एक फंक्शन है, इसके ऊपर आप कहीं पे भी क्रिएट कर लो फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फंक्शंस की लिस्ट बना लो। सो फंक्शन तो मुझे पता है बड़ा वेग है, सबको आता ही है फंक्शंस। ठीक है, बस हाँ अभी के लिए ये ट्राई बताना है कि आपको फंक्शंस को क्रिएट करना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर कोड क्लियरिटी। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं बेसिकली। अब थोड़ी बात इंटरेस्टिंग होगी, जो अभी तक शायद आप किसी और अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हो तो भी आपने नहीं सुना होगा, राइट। फंक्शन को कहां डिफाइन करते हैं, ओके, मैंने अभी आपको बताया कि आपके फंक्शंस विल बी डिफाइंड लाइक दिस। सो जैसे अगर मेरे को प्राइम, यहाँ पे मैंने चेक किया है कि 10 प्राइम है कि नहीं, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया इसी के ऊपर। मेन भी तो एक फंक्शन ही था ना, मेन के ऊपर एक नया फंक्शन बना दिया, ऐसे नाम दिया, डेटा टाइप बताया। अभी के लिए पब्लिक स्टैटिक लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और फिर मैंने अंदर चला, उसके अंदर कोड लिख दिया और रिटर्न कर दिया मैंने आंसर, ट्रू या फॉल्स। जैसे प्राइम पहले ट्रू था, ये आपने सबने किया होगा प्राइम नंबर का कोड, ठीक है, मैंने प्राइम को ही रिटर्न कर दिया। यहाँ ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो, वैसे नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, मेन के बाहर ये जो आपको दिख रहे हैं अपने क्लास के दो कर्ली ब्रैकेट्स, फर्स्ट एंड लास्ट कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, फंक्शन को। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन एजेंडा फॉर टुडेज क्लास, विच इज फर्स्ट एक्सेस मॉडिफायर्स। अब एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि याद है हमने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की थी, तो हमने कहा था कि यार एक बंदा एटीएम में जाता था और कैश विड्रॉ करता था, उसमें हमने बैंक अकाउंट और ये सब बनाया था, और मैंने कहा था देखो यूजर का डब्बा अलग होगा, बैंक अकाउंट का डब्बा अलग होगा, या ये ऐसे सॉफ्टवेयर को तोड़ा था अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, चीजों में तोड़ा था। अब एक बैंक अकाउंट के अंदर बहुत कुछ होगा, ये समझ पा रहे हो कि इसके अंदर एक बैंक अकाउंट नंबर होगा, है ना, आपका आपका बैलेंस होगा, और काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी जो आप चाहते हो कि यार सबको एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, आप उसके एक्सेस को मॉडिफाई करना चाहते हो। तो इन कामों के लिए हम क्या कहते हैं कि कुछ कुछ चीजें अगर आपके जो डब्बे के अंदर हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के पास हैं, है ना, बैंक के पास हैं, तो वो सब लोग एक्सेस ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट, ठीक है, आपने एक नया अकाउंट बनाया, सो यू वांट ना कि इसका जो अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर, दैट शुड नॉट बी एक्सेस बाय एवरीवन, इनफैक्ट इट शुड नॉट बी एक्सेस बाय एनीवन, कोई भी एक्सेस ना कर पाए। लेकिन अभी तो हम कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही चालाकी से ना इसके पहले हम लगा देते हैं वर्ड प्राइवेट। इसको बनाते कैसे हैं ये हम क्लासेस जब बनाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे, अभी इसका यूज बता रहा हूं एक्सेस मॉडिफायर्स का।
तो इसके पहले हम वर्ड लगा देते हैं प्राइवेट। जैसे आपने लिखा ना प्राइवेट, तो इस अकाउंट नंबर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अगर आपने इसकी जगह लिख दिया पब्लिक, मतलब पूरी पब्लिक, पूरी जनता एक्सेस कर सकती है, सब देख सकते हैं। अगर आपने इसके पहले लिख दिया प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड, ये मैं वैसे आगे बताऊंगा, प्रोटेक्टेड आपका एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, उसके पर्पस के लिए होगा। तो अभी इसको ज्यादा मत देखो, ये भी एक है मॉडिफायर, ये इनहेरिटेंस पर्पसेस के लिए है, जो आगे आएगा। और एक होगा कि मान लो मैंने कुछ भी नहीं लिखा सर, ना पब्लिक लिखा ना प्राइवेट, तो ये डिफॉल्ट मोड होता है कॉल्ड पैकेज प्राइवेट, ये होता है डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसको एक क्विक इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि अच्छा हाँ एक्सेस रोक रहा जा रहा है। ठीक है, सो लुक हियर, मैंने एक यहां पे जाके आप नई क्लास बना सकते हो, आपको पता होगा, राइट? You go here and you can create a new class, right? So I've already created a class called bank account, so I'll cancel this. So अगर मैंने ऐसा एक बैंक अकाउंट बना लिया है जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने बस लिखा अकाउंट नंबर, मैंने बस लिखा अकाउंट नंबर, तो ये डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, पैकेज प्राइवेट। मतलब इस पैकेज के अंदर, ये जो पैकेज है ना पैकेज, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है ना, जितने भी मैं कोड लिखूंगा वो सब इसको देख सकते हैं बिना किसी इशू के। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे बनाऊं बैंक अकाउंट, ठीक है, सो और मैं प्रिंट करना चाहता हूं उस बंदे का अकाउंट नंबर। ठीक है, मैं बोलूंगा अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर, ऐसा कुछ लिखूंगा। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इस कोड का मतलब है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन एक नया बैंक अकाउंट बना रही है। ठीक है, और उस बैंक अकाउंट की खासियत क्या है कि उसका अकाउंट नंबर 150 है। ठीक है, पहले से ही बता दिया। अभी मैं बाहर हूं, मैं अकाउंट के बाहर हूं, और फिर भी मैं उसका अकाउंट नंबर देखते हैं, देख सकता हूं कि नहीं, ये रहा, दिख गया 150। चलो जी, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर कोई इस पैकेज के बाहर होगा तो वो ध्यान रखना नहीं देख पाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो भाई, अब क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा प्राइवेट। प्राइवेट करने से क्या होगा, अब इसको कोई नहीं देख सकता, एक्सेस रोक दिया मैंने। अब देखो ये जावा एरर मार रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये कहेगा एरर। देख रहे हो, ये पूरा रेड क्रॉस आ गया और नहीं चला रहा है इसको। वो इस कोड को इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि ये अकाउंट नंबर इज नॉट विजिबल, द फील्ड अकाउंट नंबर इज नॉट विजिबल, वो इसको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया उसको। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वापस उसमें जाऊं और मैं इसको कर दूं पब्लिक, कि भाई जिसको देखना है देख लो, चाहे इस पैकेज के हो ना हो, जो भी हो सब देख सकते हो, तो ये एरर फिर से ठीक हो गया। तो ये होती है एक्सेस मॉडिफिकेशन, कुछ कुछ चीजों को एक्सेस करने से रोकना। जैसे कि अगर बैंक अकाउंट के अंदर एक फंक्शन हो सकता है ना, ऐड मनी, तो ऐसा तो कोई भी ऐड कर लेगा, है ना? हम नहीं चाहते कि उस फंक्शन को कोई भी देख पाए, वो सिर्फ बैंक ही कंट्रोल कर पाए, तो उसको हम प्राइवेट बना देंगे, अब हम आगे जाके बनाएंगे। सो ये एक यूज होती है उसकी, आपकी एक्सेस को रोकने की, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ओके, हैप्पी। पैकेज प्राइवेट क्या होता है, तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी पैकेजेस की। ठीक है, तो अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे एक नया पैकेज भी बना सकता था। ठीक है, सो ये जो है पैकेज, नया पैकेज है। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक पैकेज, तो मल्टीपल पैकेज हो सकते हैं ना, पैकेज प्राइवेट क्या करता है, देखो इसको आप डायग्रामेटिकली समझो। एक पैकेज क्या होता है, जैसे आपका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ऑफ क्लास 1 में, शायद आपको बताया था। तो उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी जावा का कोड है वो सब होगा प्रोजेक्ट का, करेक्ट? यूजुअली हमारा जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे एक पैकेज होगा आपका, मान लो यू आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तो एक पैकेज होगा जिसमें अकाउंट हैंडलिंग हो रही होगी,
वैसे ही एक पैकेज होगा जिसको कोई दूसरी टीम बना रही होगी, आप नहीं बना रहे हो, आपकी जैसी कोई और टीम है जो उसको बना रही है, और वो होगी कनेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि उसमें आपका कुछ काम ही नहीं है तो आप कभी उस पैकेज को नहीं देखोगे, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर का तीसरा पार्ट होगा यूजर इंटरैक्शन। जैसे आप बैंक की वेबसाइट यूज कर रहे हो या कोई यूज कर रहा है ना, ये यूजर इंटरैक्शन पैकेज है, इसमें बस यूजर के काम की चीजें हैं। तो अगर मैंने यहां पे किसी चीज को पैकेज प्राइवेट किया है, पैकेज प्राइवेट, तो उस चीज, मान लो इस अकाउंट हैंडलिंग के अंदर ही मैंने बनाया था अकाउंट का डब्बा, अकाउंट, और ठीक है इसके अंदर था पैकेज प्राइवेट, तो सिर्फ इस पैकेज का बंदा उसे देख सकता है, ये बंदा नहीं देख सकता, ये बंदा भी नहीं देख सकता। सिर्फ कौन देख सकता है? इस पैकेज का बंदा, ठीक है। सो अभी तक तो हम सिर्फ सारा काम एक ही पैकेज के अंदर करते आए ना, हमने नया पैकेज थोड़ी बनाया अभी तक। तो अभी के लिए तो पैकेज प्राइवेट और पब्लिक इस पैकेज के लिए सेम हो गया। लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारे पैकेजेस बनने शुरू हो जाएंगे ना, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, तो मैं नहीं चाहता कि तीसरा पैकेज कोई और बना रहा है यार, मैं नहीं चाहता वो मेरे वेरिएबल्स को देखे। सो उस केस में इस पैकेज के बाहर जो होगा वो उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन जो इस पैकेज के अंदर होगा वो उसे देख पाएगा। लेकिन पब्लिक होते ही उसे सब लोग देख पाएंगे, ठीक है। ओके, so now we will go ahead and we will look at a new, okay, so we will now look at input. So how do we read input? मेरे को चैट पे बताओ, स्कैनर के बारे में किस किसने सुना हुआ है, चैट पे बताओ। ओके, सो बहुतों ने स्कैनर के बारे में सुना हुआ है, लेकिन स्कैनर आज हम पढ़ने नहीं वाले ना, हम पढ़ेंगे बफर्ड रीडर। आज हम एक पढ़ेंगे कंसोल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब आपको थोड़ा मजा आने वाला है। सो स्कैनर एंड ये जो बफर रीडर है ये सब क्लासेस हैं, और अभी हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स तो पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे। सो टुडे वी विल लुक एट अ न्यू वे ऑफ रीडिंग इनपुट, दैट इज थ्रू कंसोल, ठीक है। सो कंसोल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि याद है आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब जावा चलता है तो सबसे पहले डॉट जावा फाइल होती है, ये सबको याद होगा। फिर उसकी मैं डॉट क्लास फाइल बना लेता हूं, करेक्ट, और फिर इस डॉट क्लास फाइल को जेवीएम पे चला देता हूं। ये काम आप कमांड प्रॉम्प्ट या मैक हो अगर आपके पास, या लिनक्स हो तो टर्मिनल कहते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हो। अब देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। मान लो एक सिंपल सी बात है, मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ हेलो प्रिंट करना है, करेक्ट। अभी तक हम इसको कैसे चला रहे थे? अभी तक हम इसको चला रहे थे ऊपर जाके प्ले बटन से, लेकिन इसको चलाने का एक तरीका और है। क्या कर सकते हो आप? इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे चले जाओ, आपको ना लोकेशन मिलेगी कि कंप्यूटर में आपका प्रोजेक्ट कहां स्टोर्ड है, इसको खोल लो। यहां पे आपको अपनी जावा फाइल्स दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको अपनी जावा फाइल्स दिख गई, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस लोकेशन को नोट कर लो, ठीक है। और किसी ने अगर कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया हो तो उसको पता होगा कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी की। चेंज डायरेक्टरी करके इस डायरेक्टरी में घुस जाओ, ठीक है। अब एक बार आप उस डायरेक्टरी में हो तो आपको अपनी सारी फाइल्स दिखने लगेंगी। अब आएगा मजा। मैंने बोला था डॉट जावा फाइल सबसे पहले क्या बनती है, डॉट जावा फाइल सबसे पहले बनती है डॉट क्लास फाइल। तो उसकी कमांड आती है, अगर आप ये लिख दोगे ना फोल्डर के अंदर जाके, जावा सी स्पेस क्लास का नाम डॉट जावा, जैसे अभी मेरे प्रोग्राम का नाम मेन ही था, देख रहे हो जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं वो मेन ही नाम रखा है मैंने उसका। तो मेन डॉट जावा पे जैसे आप ये करोगे ना, वो उसकी क्लास फाइल बना देगा। ये चल गया। अब अगर मैं उस फोल्डर को खोलूं तो मुझे यहां मेन डॉट क्लास दिख गई।
अब मेन डॉट क्लास फाइल में किसी भी जेवीएम को, मगर आपको अभी मेन डॉट क्लास सेंड कर दूं ना, तो आप भी मेरा कोड चला सकते हो। कैसे? जावा स्पेस फाइल का नेम लिख के, ये देखो, ये इसने हेलो प्रिंट कर दिया, दिख रहा है आपको हेलो? इधर इसने हेलो प्रिंट किया है, मैं इधर प्रिंट एलएन कर देता हूं। अब मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए फाइल में, तो मुझे इसको फिर से पूरा क्लास फाइल बनाना पड़ेगा। पहले जावा सी स्पेस मेन डॉट जावा। अब क्लास फाइल अपडेट हो गई। अब मैं इस क्लास फाइल को चला देता हूं, हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे भेजे जाते हैं। याद है मैंने इसकी बात की थी कि आप कंसोल के अंदर से ही इसको कुछ भेज सकते हो। तो ठीक है, वो हम देखो कैसे करते हैं। दैट वी डू, जब मैं चला रहा होता हूं ना मेन, जावा स्पेस मेन लिखने के बाद मैं आर्ग्यूमेंट भेज सकता हूं, जैसे नंबर 10 20, 2 नंबर भेज दिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसे एक्सेस करना है ना, तो ये एक्चुअली एक एरे होती है। एरेज अभी हम पढ़ेंगे इन डेप्थ, बट अभी के लिए आप देख लो, इसको ऐसे एक्सेस करते हैं। ये जो नंबर, ये चीजें होती है ना, इनका नंबर होता है, ये 0th एलिमेंट है। वैसे हम कैसे बोलते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, 10 पहला है, 20 दूसरा है। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन जावा में वी से द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 10 इज 0th एलिमेंट, 20 इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड 10th इज द 0th आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जावा में ऐसे होता है। सो कंसोल से हम इसको कैसे ले सकते हैं, ऐसे लिख दूंगा मैं कुछ, args 0, मतलब 0th एलिमेंट को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मुझे इसको फिर से बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने करे हैं चेंजेस। करेक्ट, हो गए चेंजेस। अब मैं लिखूंगा जावा स्पेस मेन स्पेस 10 स्पेस 20 स्पेस 30। तो इसमें से 0th कौन है? 0th इज 10, सो इट प्रिंटेड 10। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं इसको कर देता 1, तो उस केस में मेरे को इसको वैसे पहले फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, जावा सी डॉट मेन डॉट जावा। अब कौन सा प्रिंट होना चाहिए? अब 20 प्रिंट हो गया। अगर मैं कोई ऐसा प्रिंट करूं जो है ही नहीं, 10 आर्ग्स 10, ये बंदा तो है ही नहीं भाई इस पूरे में, तो देखते हैं अब इस केस में क्या होगा। 10th वाला तो कोई है ही नहीं ना, तो इसने कह दिया ओहो कोई एरर है। एरर क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आप आउट ऑफ बाउंड चले गए। 3 बंदे भेजे थे आपने, 0th बंदा, फर्स्ट बंदा और सेकंड बंदा, तो 10th बंदा तो कोई है ही नहीं, तो आप आउट ऑफ बाउंड चले गए, तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बस यही कि कंसोल से इनपुट कैसे लिया जाता है। स्कैनर और बफर रीडर आगे आएंगे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब देखो वो प्रॉब्लम क्या है। जब मैंने सिर्फ ये लिखा था, ठीक है, मैं अभी कोई नंबर पास कर रहा हूं, अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, प्रिंट एल एन आर्ग्स 0+1, ठीक है, मैंने यही लिख दिया बस, तो अब देखते हैं क्या होगा। मैं इसको कंपाइल किया, मैंने ये किया, प्रिंट हो गया 101। मुझे तो लगा प्रिंट होना चाहिए 11, है ना, 10+1, क्योंकि 10 है ना पहला बंदा, 0th बंदा 10 है, तो 10+1 तो 11 प्रिंट होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट हैपेंस इज, ये जो 0 है ना, ये इसको स्ट्रिंग मानता है। इसको लगता है कि ये कोई स्ट्रिंग है। तो और स्ट्रिंग्स में क्या होता है, प्लस लगाना का मतलब एडिशन नहीं होता। जैसे नाम, जैसे आपका नेम, जैसे अगर मैं आर्ग्यूमेंट भेजता हेलो, है ना, स्पेस 1 स्पेस 2, कुछ भी भेज सकता था ऐसा कुछ, जावा स्पेस मेन स्पेस हेलो 1 2, तो ये होता 0th बंदा, ये फर्स्ट बंदा, ये सेकंड बंदा, और आर्ग 0+1, तो ये क्या करता है, इसको स्ट्रिंग मान के हेलो 1 प्रिंट कर देता। लेकिन अगर मैं नंबर भी लिख दूं ना 3, तो वो 3 को भी एक स्ट्रिंग मानेगा, 31 प्रिंट कर देगा। तो भाई इसमें से नंबर, उसको कैसे बताऊं कि यार ये तो नंबर है, ये नाम या स्ट्रिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है, पता है क्या, ये देखो, हम लिखेंगे इंट आई, मान लो आई इज आर्ग्स 0। करेक्ट। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि इंटीजर में कैसे डालूंगा, इंटीजर में तो सिर्फ इंटीजर ही डाल सकता हूं ना, तो मैं यहां लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। क्या लिखूंगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये इंटीजर एक रैपर फंक्शन, रैपर क्लास होती है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। पर ये इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखने से पता है क्या करेगा,
ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें से बोलेगा कि अरे अच्छा अच्छा ये नंबर है, तो इसमें से नंबर को पार्स कर लेगा और उसे एक आई नाम की जगह पे डाल देगा। और अगर मैं यहां प्रिंट करूं i+1, ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होगा। इसको फिर से बिल्ड करेंगे और अब रन करूंगा, तो अब क्या आएगा आउटपुट, अब आ गया 11, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि भाई ये तो एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर आप कोई डेसिमल नंबर भेज रहे होते, ठीक है, तो आप यहाँ पे, आपको एक क्लास उसकी भी मिलती है, डबल.पार्स डबल, ठीक है, ये भी आपको अवेलेबल है। सो यू हैव क्लासेस अवेलेबल। तो जो भी आपको जो भी नंबर भेज रहे हो, जैसे याद है आपको टाइप्स बताई थी, इंटीजर, डबल, तो अगर आप कोई भी ऐसा कुछ भेज रहे हो, सो फ्लोटिंग भेज दिया आपने, तो उसके साथ डॉट पार्स डबल या डॉट पार्स इंट, डॉट पार्स फ्लोट, ये फंक्शन आपको अवेलेबल है। आप कंपाइलर को खुद बताना पड़ेगा कि मैं क्या भेज रहा हूं। यूजुअली हम ये मेथड यूज करते नहीं है, ठीक है, आपको भी लग रहा होगा हम ऐसे इनपुट क्यों ले रहे हैं, हम अंदर से कुछ क्यों नहीं ले रहे। एक्चुअली ये तरीका आया था 2000 में, जब ना स्कैनर वैनर कुछ था नहीं और जावा बनी बनी थी, तो तब ये यूज होता था। इवन आज भी जो सिस्टम्स बिल्कुल पुराने हैं ना, बिल्कुल कोर सिस्टम्स, उनमें आज भी यही तरीका यूज हो रहा है, ठीक है, पार्स करने का। कोई वैसे तो आपको बोलेगा नहीं कि आप ये प्रैक्टिस करो, ऐसे भी कुछ करो, बट आगे जाके ना आप जब एडवांस्ड जावा एप्लीकेशंस बनाओगे ना, जिनमें इंटरफेस ही नहीं होगा, मतलब बेसिकली ऐसे कोई बटन वटन कुछ नहीं होगा, अंदर ही अंदर सब हो रहा होगा, तो वो होती है टर्मिनल एप्लीकेशंस, इसके अंदर चलने वाली एप्लीकेशंस। तब ना आपको यहीं से देना पड़ेगा, जावा स्पेस मेन स्पेस, यहीं से आपको देने पड़ेंगे नंबर। तो उनके लिए बड़ा काम का है। और यूजुअली कोई भी पढ़ाएगा आपको जावा, तो आपको बोलेगा नहीं कि यार ये ऐसे भी ले सकते हो, जावा सी का मतलब ये होता है। ये तो भी आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा कि अच्छा हाँ जावा सी क्लास फाइल बना रहा है, जावा उसको चला रहा है, क्योंकि हाँ पढ़ चुके हैं क्लास क्या होता है और जेवीएम क्या होता है। बट अभी के लिए इनपुट हम ऐसे ही लेंगे और इंटीजर्स को ही पार्स करेंगे, ठीक है। सो आज जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिसमें आपको इनपुट लेना है, तो आप पहले उसे आज इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे और आगे जाके हम स्कैनर्ड और बफर रीडर की बात करेंगे, ठीक है। एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स? रीडिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, किसी को डाउट कैसे रीड हो रहा है? क्लियर है सबको? ठीक है, ये देखो यही मैं आपको बता रहा था, इनको कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड दे आर यूज, ये देखो एडवांस जावा कोर सिस्टम्स में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। और ये दो तरीके हैं इसको यूज करने के, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा से आप क्या करोगे, उसकी क्लास फाइल बना लोगे, और एग्जीक्यूशन के लिए क्या करोगे, जावा स्पेस क्लास का नाम स्पेस आर्ग्यूमेंट्स। तो ये भी हमने आज बना के देख लिए प्रोग्राम्स आपके, करेक्ट, ओके। अब आते हैं क्लास के मेन टॉपिक पे, जो है एरेस। एरे क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब आप ऐसा कुछ लिखते हो, आई लिखा, जैसे मैं ऐसा कुछ लिखता हूं ना, इंट आई इज इक्वल्स टू 10, तो कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी में जाता है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, ये है मेमोरी। इसके अंदर बहुत सारी जगह बना होती है, ठीक है, कहीं बीच में जाके वो आपका एक इंटीजर बना देता है आई, और इसके अंदर वैल्यू डाल देता है 10, करेक्ट। अभी तक तो ये होता है। आपको किसी ने बोला यार सुनो मेरे को ना कहीं पे 10 नंबर स्टोर करने हैं, मेरे को 15 नंबर स्टोर करने हैं, 15, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, मैं ऐसे करूंगा सर, इंट i1 इज इक्वल्स टू 1, इंट i2 इज इक्वल्स टू कुछ और नंबर 3, ऐसे करके सर मैं ना 15 जगहें कंप्यूटर में ले लूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं अच्छा यार 8वां नंबर क्या था, तो आप इस लिस्ट में ढूंढोगे i8, पर ये कितना कंफ्यूजिंग होगा ना, कल को मैं बोलूं 1 लाख नंबर है, आप ऐसे लिखते थोड़ी जाओगे, बनाते थोड़ी रहोगे, कितने नाम याद करोगे, i1 i2 j1 j2 j3 c1 c2, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस चीज का सोल्यूशन है कि यार देखो, एक नाम याद कर लो, वो है एरेस। एरेस क्या होती हैं, आपके मेमोरी में लगातार जगह को घेर लेती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी है,
ठीक है, तो अभी मेरा इशू ये हो रहा है कि यार मेरे को अलग अलग जगहों के नाम याद करने पड़ रहे हैं। जैसे इस मेमोरी वाले का नाम है I1, यहां पे कहीं होगा आपका I2, यहां कहीं होगा I3। तो इसलिए मेरे को याद करना पड़ा है क्योंकि सब कुछ अलग अलग जगहों पे है ना। I1 यहां पे होगा शायद मेमोरी में, I2 यहां होगा, I3 यहां होगा। लेकिन ये सोचो, एक बार ये सोचो, अगर मैं बोलूं सारे के सारे नंबर जो है ना एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं, 4 नंबर स्टोर करने हैं ना, लाइन में लगे हुए हैं, मतलब मैं गारंटी दे रहा हूं कि पहला नंबर यहां है, दूसरा नंबर यहां होगा, तीसरा नंबर यहां होगा और चौथा नंबर यहां होगा, लाइन में होंगे 200%। उस सिचुएशन में अगर मुझे बस ये पता हो कि पहला बंदा कहां पे स्टोर्ड है, पहले बंदे का नाम आई है, अगर मुझे ये पता हो कि पहला बंदा कहां है, तो एक तरीके से मैं बता सकता हूं कि दूसरा भी कहां होगा। क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, ये मेमोरी इंटीजर की कितनी, 4 बाइट की होगी। तो अगला बंदा इसके साइड में 4 बाइट पे होगा, तीसरा बंदा 4 बाइट आगे यहां पे होगा, चौथा 4 बाइट आगे यहां होगा। तो एक तरीके से मैंने 4 नंबर को स्टोर कर लिया एक ही नाम से, क्योंकि मेरे को आई पता होगा, तो आई से 4 बाइट आगे जाऊंगा तो मुझे अगला मिलेगा, फिर 4 बाइट आगे जाऊंगा तो तीसरा मिलेगा, फिर 4 बाइट आगे जाऊंगा मेमोरी में तो मुझे चौथा नंबर मिलेगा। फायदा क्या है, सब एक के बाद एक है ना, इसीलिए मेरे को एक ही नाम से बहुत सारे स्टोर कर पा रहा हूं मैं। मेरे को इनके लिए I1 I2 नहीं बनाना, क्योंकि अलग अलग नहीं, एक ही लाइन में है। तो ये जो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड नंबर्स होते हैं ना, और ये भी ध्यान रखना कि यहां पे मैं ये नहीं कह सकता 2 3, फिर मैंने बोला 2 3 के बाद अरे ए ए नंबर थोड़ी है, एक ही टाइप की जगह रोक सकता है कंप्यूटर तुम्हारे लिए, अलग अलग टाइप की नहीं रोक सकता। अगर मैंने बोला अच्छा रुक सुनो, 4 लोगों की जगह घेर लो लगातार, तो चारों बंदे एक जैसे होने चाहिए, चारों या तो इंटीजर हो, चारों या तो कैरेक्टर्स हो, चारों या तो ट्रू फॉल्स हो, यानी चारों या तो बुलियन हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर जगह घेरता है, और सेम टाइप के होने चाहिए, इंटीजर कैर बुलियन, कोई एक ही टाइप होना चाहिए सबका, तो इस पूरे का कोई टाइप होगा। ठीक है, जैसे यहां पे इट इज इंट, इसको कहते हैं एरे। ये एक एरे, ये एक लाइन ऑफ नंबर्स है मेमोरी में, कंसेक्यूटिव ऑफ द सेम टाइप, इसको कहते हैं एरेस। ठीक है, इसको बनाते कहते हैं कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं हम इसको, इंट, कोई भी एरे का नाम दे दिया, मान लो एर, फिर मैं ऐसे 2 ब्रैकेट लगाता हूं, इज इक्वल टू न्यू। न्यू वर्ड क्या करता है, मेमोरी में जगह घेरता है। न्यू का मतलब है जगह घेरो, नई जगह बनाओ और घेरो। ठीक है, इस चीज की इंटीजर की जगह घेरो, कितनी, कितने इंटीजर स्टोर करोगे, 4। इस तरीके से मैं ये लाइन क्या करेगी, मेमोरी में जाएगी। ठीक है, आई नाम एर नाम की जगह बनाएगी एर, क्योंकि मैंने यहां नाम लिखा है एर, आई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो नाम। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रैकेट कंपाइलर को बताएगा कि मेरे को लगातार घेरनी है, क्योंकि ये एक एरे होगी। न्यू क्या करेगा, मेमोरी में जाके वो जगह घेरेगा, किस चीज के लिए, इंटीजर के लिए, कितने इंटीजर, 4। तो ये क्या करेगा, यहां जाएगा, 4 लगातार जगह को घेर लेगा। एक मैंने कहा घेर लेगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जगह घिर चुकी है। जैसे आप कहीं स्टेडियम में जाते हो, आपको कैसे पता होता है कि वहां कोई बैठा हुआ है आपकी सीट पे, क्योंकि आपको वो दिखता है बैठा हुआ, कि भाई मेरी सीट पे कोई बैठा हुआ है। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, बहुत ही चालाकी से इसको 0 0 0 0 से भर देता है, ताकि कल को कंप्यूटर यहाँ पे आए ना तो बोले अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे पहले से कोई है, मैं यहाँ कुछ नहीं डालूंगा। एक डिफॉल्ट वैल्यू से वो पूरी जगह को भर देता है। ठीक है, जैसे अगर आप इंटीजर की जगह बनाओगे ना तो चारों को 0 भर देगा। अगर आप बुलियन ट्रू फॉल्स वाले की जगह घेरोगे ना, कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है, तो हर जगह फॉल्स भर देगा। ठीक है, अगर आप कैरेक्टर के लिए रोकोगे ना, तो कैरेक्टर्स के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, ऐसे ऐसा दिखता है वो। एक्चुअली में क्या होता है, स्क्रीन पे अगर कुछ ना दिख रहा हो, ठीक है, जैसे ये अगर आपकी स्क्रीन है और यहाँ कुछ भी नहीं है पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये यही बनता है, नल कैरेक्टर कहते हैं इसे, नल। कुछ लोग इसे टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी कहते हैं, मतलब दिस इज बेसिकली नो कैरेक्टर। पर वो क्या करेगा, जगह रोकने के लिए इसको इससे भर देगा। ठीक है,
क्लियर हुआ सबको कि एरे है क्या और एरे क्रिएट कैसे होती है? कोई डाउट अभी तक के कॉन्सेप्ट में एरे के? तो चैट में लिखो कोई भी डाउट। तो इसमें डाउट क्या है हैप्पी, आपका डाउट क्या है? कोई डाउट है किसी को अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया एरेज का कि एरेज है क्या, कैसे मेमोरी में रुक रहा है? नो डाउट, सबको क्लियर है? कूल। अब अनुर, अगर मैं कैरेक्टर की एरे बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूं, कैरेक्टर एरे इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, मान लो 4 कैरेक्टर की एरे बनाऊंगा, तो ये करेगा 4 लोगों की जगह घेरेगा, न्यू बंदा जगह बनाएगा और कैरेक्टर में ये सब कुछ नल कैरेक्टर से भर जाएगा ताकि कंप्यूटर यहाँ पे और कुछ ना डाल सके। ठीक है, ओके। डेसिमल नंबर्स में ये इसको 0.0 से स्टोर कर देगा। ठीक है अमित, 0.0। सो अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि एरेज चलती कैसे हैं, एरेज की। मैंने बोला ना मैं आपको एरेज के बारे में कुछ बताऊंगा जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शायद आपने ना सुना हो। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा होता है ये देखो। जैसे आपने बोला ना, अभी हम एक नॉर्मल नंबर्स के एरे की बात कर लेते हैं, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा? मैं उस जगह का नाम रखूंगा इंट एर और मैं वहां बनाऊंगा मान लो 4 लोगों के लिए। मुझे पता है कंप्यूटर इसको 0, जैसे ही मैं ये लाइन चलाऊंगा कंप्यूटर में ये होगा। लेकिन भाई ये एर कौन है? ये एर है कौन? बोला ना एर एक तरीके की पहली जगह को देखने वाला बंदा है। एर पहली जगह नहीं है, एर पहले बंदे को देखने वाला बंदा है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब ये जो इंटीजर की एरे है इसका नाम है एर, करेक्ट? इस एरे का नाम है एर। इसमें भी काउंटिंग शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3। तो अगर मैं बोलूं ना 4 बंदे एरे में, तो पहला बंदे 0th बंदा होगा, दूसरा बंदा फर्स्ट, तीसरा सेकंड और चौथा थर्ड। मतलब एरे में बेसिकली अगर 10 साइज की एरे है तो उसके अंदर नंबर्स होंगे फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लगातार 0 से लेके 9 तक इंडेक्सेस होंगे, इन्हें कहते हैं एरे इंडेक्सेस। अब देखो कि इसका फायदा क्या है। अगर मुझे देखना हो कि दूसरा बंदा कौन है, दूसरा मतलब ये वाला, दिस गाय, तो आई हैव टू सी कि इंडेक्स 1 पे कौन है। समझ आई बात? क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू हो रही है एरे में। अगर मैं बोला दूसरा बंदा मतलब इंडेक्स 1 वाला आदमी कौन है, तो इसको हम देखते हैं ऐसे, एर ब्रैकेट में लिखेंगे 1। इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? प्रिंट अभी के लिए होगा 0। अच्छा, और कमाल की बात देखो कि अगर मैं तीसरा बंदा देखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट R3, तो ये भी 0 प्रिंट करेगा। अब आप बोलोगे सर सब तो 0 ही है, इसको चेंज भी तो करना होगा। मैं यहाँ पे अपने बंदे बिठाना चाहता हूँ, कंप्यूटर ने तो मेरे लिए जगह घेर ली, अब मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वो भी बड़ा आसान है। एरे 1 क्या बताएगा? एरे 1 इज द सेकेंड पर्सन, क्योंकि काउंटिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। एरे 0 विल बी द फर्स्ट पर्सन। मैं इसको क्या करूंगा? इज इक्वल टू 5 कर दूंगा ना, तो इसकी जगह कंप्यूटर बिठा देगा 5। एरे 1 इज इक्वल टू 1 कर दूंगा ना, तो इसकी जगह कंप्यूटर बिठा देगा 1। बाकी जिनको मैं नहीं बताऊंगा वो अपने आप 0 पे बैठे रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एरे को वैल्यूज से भर सकते हो। ओके, ये हो गया। एक बात और देख लो, अगर मैं एक ही बार में सारे नंबर देना चाहूं, जैसे यहां पे तो मैं एक एक करके दे रहा हूं ना, 0 का वैल्यू 5, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 1, बाकियों का तो मैंने बताया नहीं। लेकिन हो सकता है आप बोलो सर मेरे को ना 4 नंबर मेरे को पता है पहले से ही, मेरे को 5 6 9 और 2 ही स्टोर करने हैं,
तो उनको आप एक ही बार में ऐसे स्टोर कर सकते हो, इंट आर, ये ब्रैकेट लगाए, इज इक्वल टू डाल के करली ब्रैकेट के अंदर आप नंबर्स बता दो, और न्यू व्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने आप हैंडल कर लेगा, बस इतनी सी लाइन लिख दो, बन गया आपका काम। कंप्यूटर अपने आप ही एक जगह बना के आर नाम की नंबर डाल देगा, 5, 6, 9 और 2। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी हम बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज की बात करने वाले हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो डाउट्स? ओके। अमित को डाउट है, अगर मैं स्पेस 4 देता हूं, व्हाट इज योर डाउट अमित? डाउट समझ नहीं आया। ओके, सो अमित इज सेइंग समथिंग लाइक दिस आई गेस, कि अगर मैं कोड में जाऊं, ठीक है, कोड में भी इसको लिख देते हैं, इंट आर, ये करूं, राइट, और मैं ऐसा कुछ करूं, एम आई राइट अमित? यू टॉकिंग समथिंग लाइक दिस? इज दिस योर डाउट? सो लेट मी शो यू, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो अगर इस सिचुएशन में मैं ऐसा कुछ करूं, ठीक है, तो क्या होगा? लेट्स सी। ये देखो, ये उस टाइम पे तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। व्हाट दिस सेज इज कि कंप्यूटर में जाके तो आपने जगह बना ली, राइट? इसका डाउट वैसे हमें, तभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों, अच्छा इसलिए हुआ होगा। बट ये क्या करेगा एक्चुअली में, क्या हो रहा होगा, एज फार एज आई नो, ठीक है, ये सब तो 0 0 हो गए, ठीक है। एरे 4 कौन होता? 0 1 2 3। एरे 4 होता ये बंदा अगर इसका साइज 5 होता। आपने जैसी एरे 4 को 6 किया ना, तो मेमोरी में आइडियली होना चाहिए था 6, लेकिन यू कैन नेवर एक्सेस दिस मेमोरी बिकॉज कंप्यूटर विल ओनली रिजर्व दिस मेमोरी फॉर यू। मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, जावा कई सिक्योरिटीज को खुद ही हैंडल कर लेता है। अगर यही काम सी में होता ना, तो वो क्या करता, आपको इसको भी एक्सेस करने देता यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। जावा नहीं करने देता, क्योंकि जावा मेमोरी लॉकिंग करता है, बोलता है अगर आपने 4 का एक्सेस मांगा है तो मैं 4 का ही दूंगा, बाकी आपको जो चेंज करना है आप करो, मैं आपको उसका एक्सेस कभी नहीं दूंगा। अमित कुछ समझ आया? और अभी आपको पता चलेगा कि ये यहां पे ही क्यों आया 6, ठीक है, ये मैं आपको भी क्लियर करूंगा। पर आपको ये समझ आया कि जावा इज acting as a security mechanism. It will not let you access any index beyond your asked index. General doubt, you can ask after the class, no issues. Let's wait till we get the class underway. ठीक है? सो अब ना शायद आपका डाउट क्लियर ही हो जाए। अमित देख लो, एरेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। एक बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर एक जगह है एर, और मैंने ऐसा कुछ लिखा है, न्यू इंट 4, इसने 4 जगह घेर ली, और मैं प्रिंट करता हूं सिर्फ एर को, तो क्या होगा? हाँ राघव, अभी इसी की बात कर रहे हैं, अभी इसी की बात कर रहे हैं। देखो, अब क्वेश्चन इज, मेमोरी में तो 4 जगहें बन गई, लेकिन ये एर है कौन? और ये मेरे को कैसे बता रहा है कि फर्स्ट बंदा कौन है? एर एर 1 लिखते ही ये मुझे कैसे बता पा रहा है कि वो फर्स्ट इंडेक्स वाले बंदे की बात कर रहा है? गाइज, एर इज अ पॉइंटर। एक बंदा है जिसको आपने बोला है भाई लगातार इस चारों जगहों में पहले बंदे को देखता रहे, लगातार देखता रहे। और जब मैं तेरे से ऐसे ब्रैकेट डाल के पूछूं ना 2 या 3, तो तू मुझे अपने आप ही कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इंटीजर एरे है तो 4 4 4 4 बाइट आगे जाना है, मतलब एरे 2 है ना,
तो वो क्या करेगा, पहले 2 बार 4 बाइट आगे जाएगा और फिर ये बंदा आपको बता देगा। वो ऐसे चल रहा है कंप्यूटर के अंदर। जैसे ही मैं लिखता हूं एरे 1 यानी कि दिस गाय, तो वो क्या करेगा, 1 बार 4 बाइट आगे चला जाएगा और आपको बताएगा सर यहां पे ये बैठा है। तो एरे एक देखने वाला बंदा है। जावा में अमित एवरीथिंग इज अ पॉइंटर। ऐसा नहीं है जावा में पॉइंटर नहीं होते, जावा में सब कुछ पॉइंटर होता है, लेकिन जावा में पॉइंटर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एरे एक पॉइंटर है। तो कहने को कोई हैकर या कोई और बंदा आपके इसके पॉइंटर को घुमा के किसी दूसरी एरे पे भी तो पॉइंट करा सकता है, अपनी एरे ये रहा। लेकिन जावा ये सब होने नहीं देता। सी सी प्लस प्लस में दिस इज वेरी मच पॉसिबल, यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटर्स, बट इन जावा जैसे आप पॉइंटर को चेंज करोगे, आप बोलोगे अच्छा सुनो सुनो इसको मत देखो इसको देखो, तो यू कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल पॉइंटर। दिस इज द एर पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। ठीक है, ये भी मेमोरी में एक जगह है जिसका नाम है एर, और इसके अंदर पता है वैल्यू क्या है, इस बंदे का एड्रेस। जैसे बोलूंगा ना मेमोरी एड्रेस कि मेमोरी में सर इस एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो इसकी वैल्यू होती है एड्रेस। समझ आई कि ये अगर आपकी एरे है तो मेमोरी में एक जगह बनी होगी अलग से एर नाम की, और उसके अंदर ना एड्रेस होगा पहले बंदे का, जो 0th बंदा है ना उस बंदे का एड्रेस पड़ा होगा इसके अंदर। इस मैकेनिज्म से उसे पता चलता है कि अच्छा, और अगर बोलू 1 फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा, तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस से 4 बाइट आगे चला जाएगा, क्योंकि इस एड्रेस के 4 बाइट आगे जो एड्रेस होगा उसी में तो बंदा पड़ा होगा। तो ऐसे वर्क कर रहा है वो। सो लॉजिकली लॉजिकली अगर मैं प्रिंट करूं एर, तो प्रिंट होना क्या चाहिए, ये एड्रेस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, एक एड्रेस। करेक्ट, चैट में लिख के बताओ समझ आ रहा है कि प्रिंट एर करने से तो एड्रेस प्रिंट होना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू है एड्रेस ऑफ द 0th गाय। चैट में मेरे को बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। ओके, सो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए अनूर, क्यों क्यों नहीं होना चाहिए। देखो मैंने बोला है कि कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर विल, जब मैं ये लाइन चलाता हूं ना, ये वाली लाइन पहली लाइन, कंप्यूटर क्या करता है, एक जगह में आर नाम की जगह बनाता है और इसके अंदर एक एड्रेस डाल देता है। मान लो ये एडीडी एक एड्रेस है, और कंप्यूटर में कहीं भी और 4 कंसेक्यूटिव जगहों को रोक लेगा आपके लिए। ठीक है, और ये इसके इंडेक्स नंबर्स हैं, मान लो यहाँ पे 4 5 6 7 आपने सेट कर दिया। एड्रेस एरे के अंदर जो एड्रेस है ना, दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस 0th गाय, पहला बंदा, इसके घर का एड्रेस है इसके पास। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसका एड्रेस देख रहा है, ये इसका पॉइंटर है। पॉइंटर इज नथिंग बट जिस बंदे के पास दूसरे का एड्रेस हो। ठीक है, तो वो उसको उस डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। अब क्लियर हुआ अनूर। तो अगर मैं सिर्फ एर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एर की बात करूं, तो एरे शुड हैव द मेमोरी एड्रेस ऑफ द 0th गाय। व्हाई विल इट हैव अ गार्बेज वैल्यू, इस बंदे का तो एक फिक्स्ड एड्रेस होगा ना, जहां भी कंप्यूटर ने जगह ढूंढी, क्योंकि कंप्यूटर को पहले 4 कंसेक्यूटिव जगहें भी तो ढूंढनी है। अगर मान लो आपके पास सिर्फ 16 आइटम की जगह है, ठीक है, और आप पहले ही 16 आइटम की जगह है और आपने पहले ये 4 भर रखी है, ये भी 4 ऑक्यूपाइड है, और ये भी मान लो ऑक्यूपाइड है, उसे लगातार 4 जगह नहीं मिल रही, तो बेटे वो बनाएगा ही नहीं। अगर उसे 4 कंसेक्यूटिव दिखेंगी तभी, फ्री लोकेशन दिखेंगी तभी वो उनको बना पाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। यस अनूर, इट शुड प्रिंट in address, it should have the address of the 0th element. So let us see if it is actually printing that address or not. ये देखो ये क्या है, यहां पे एक लेफ्ट ब्रैकेट है सबसे पहले, उसका मतलब है कि इफ दिस इज एन एड्रेस ऑफ एन एरे, जो कि सच है। ठीक है, अनुर सी आई एम प्रिंटिंग द एड्रेस ओनली ना, मैंने एड्रेस थोड़ी दिया है इसको। एड्रेस तो कंप्यूटर अपने आप जहां भी उसे 4 कंसेक्यूटिव जगहें मिलेंगी बना देगा और एड्रेस को इस एर में स्टोर कर देगा। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा सिर्फ एर को,
तो वो उस जगह का एड्रेस प्रिंट कर देगा कि इस जगह पे आपका पहला बंदा बैठा है। और इसको रीड कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है एड्रेस में ऐसे, ये प्रिंट हुआ है। इसका मतलब होता है दिस इज द एड्रेस ऑफ एन एरे। आई का मतलब है दिस इज द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एरे। एट द रेट का मतलब है एड्रेस, जैसे हम बोलते हैं gmail.com, @gmail.com। सो एन इंटीजर एरे इज प्रेजेंट एट दिस एड्रेस, दिस इज अ हेक्साडेसिमल एड्रेस। तो ये बंदा, ये एड्रेस पता है क्या है, जो मेरी एरे होगी ना, उसमें जो पहले बंदे का एड्रेस होगा 6073F712, यहां पे मेरा इंडेक्स 0 वाला बंदा बैठा है। ठीक है, जब कंप्यूटर ने क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि कंप्यूटर को 4 जगह कहां मिली होगी, है ना, वो तो अपने आप ढूंढ के उसको असाइन कर देगा। ये सब कंप्यूटर खुद कर रहा है, तुम थोड़ी कर रहे हो, अपने आप हो रहा है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आर के अंदर है वैल्यू ये। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एरेज का मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग क्या है। ओके ओके, गुंजन, व्हाट आई एक्सप्लेन वाज कि अगर मैं एरे को प्रिंट करता हूं तो ये चीज प्रिंट होती है। इस पहले सिंबल का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरे। आई का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर एरे। एट का मतलब है जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं xyz@gmail.com, दिस मीन द एड्रेस इज gmail.com, राइट, gmail.com पे आपका। तो एट इज द मीन्स इट इज टेलिंग नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एड्रेस। और ये जो नंबर लिखा है ना एंड में, ये होता है इसका मेमोरी एड्रेस इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, क्योंकि मेमोरी एड्रेसेस हेक्साडेसिमल होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड का हो तो उसे पता होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ वन मोर थिंग सर, अगर मुझे थर्ड इंडेक्स एड्रेस प्रिंट करना हो, अगर आपको नहीं, ये देखो, अगर आपको थर्ड, ये नंबरिंग ऐसे हो रही है, ठीक है, ये है मेरी एरे, मान लो इसमें नंबर है 10 11 12 13। ठीक है अमित, आपके लिए ये, अगर आपको थर्ड इंडेक्स प्रिंट करना है तो आप लिखोगे एरे 3, यहां पे इंडेक्स नंबर जाता है, अंदर जाता है इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली अगर आपको फोर्थ आइटम प्रिंट करना है तो आप लिखोगे एरे 3। अगर आपको थर्ड इंडेक्स प्रिंट करना है तो वो तो यहां इंडेक्स ही जा रहा है ना अंदर, तो थर्ड इंडेक्स इज दिस पर्सन, द फोर्थ पर्सन, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। बट नॉर्मल आदमी तो बोलेगा ना कि ये तो चौथा है, पर कंप्यूटर के लिए ये तीसरा है। नॉर्मल आदमी के लिए ये पहला है, पर कंप्यूटर के लिए ये 0th है। इफ यू वांट टू प्रिंट द एड्रेस, ओके, पहले तो ये देखो, यू कैनॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ द थर्ड वन। ठीक है, आपको एड्रेस सिर्फ पहले बंदे का ही मिलेगा। जब आप ऐसे लिख देते हो ना, एरे और ब्रैकेट के अंदर कोई भी 3 4 5 कुछ भी, तो ये सीधा बात आ जाती है आइटम पे। व्हेन यू राइट एर, then only you can print the address, and you can only print the address of the first one, that is a theoretical knowledge। लेकिन जब मैं लिखता हूं array2, so this will directly print not the address but the item। ये एड्रेस नहीं बताएगा, ये आइटम बताएगा। array0 आपको ये बताएगा 0th बंदा कौन है, वो बंदा रिटर्न करेगा। जब आप एरे के ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हो ना, तो उस इंडेक्स पे बैठा हुआ आइटम रिटर्न करता है। ठीक है, एड्रेस आप सिर्फ पहले का ही देख सकते हो, बिकॉज जावा विल नॉट अलाउ यू टू गो अहेड विद दैट। ठीक है, नॉट डायरेक्टली अनोर, नॉट डायरेक्टली, बट यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉजिक। गुंजन, एंड एर इसमें नहीं होता, जावा में एंड वाला सिंबल उसके लिए यूज नहीं करते। एर विल गिव यू द एड्रेस। ओके, सो गाइस पहले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एरेज में लिमिटेशंस क्या है, देखो ध्यान से देखो कि जब मुझे जगह बनानी होती है तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ता है कि मेरे को कितनी जगह चाहिए। तो बेसिकली साइज शुड बी नोन टू यू बिफोर, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितना बड़ा लिस्ट बनाना है। अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, सो दिस इज बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स एक तरीके से, करेक्ट।
तो अगर मेरे को लिस्ट बनाना है तो कितना बड़ा, तो अगर आपको पहले से साइज नहीं पता तो दिस इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक। तो इसमें पहले से ही साइज पता होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है। और प्लस कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है तो वो भी एक ड्रॉबैक है ही है। ओके, सो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि अगर आपको किसी एरे को प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं। करेक्ट, मैंने इसको एक ही बार में नंबर भरने का आपको तरीका बताया था, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं लिखूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट, करेक्ट, इससे एरे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन पूरी के पूरी एरे प्रिंट करनी हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए अभी तो आप याद रख लो, आगे जाके आएगा। हम लिखते हैं एरेज, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके अंदर लिखते हैं एरे का नाम। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, बट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से क्या होता है, वो सारे नंबरों को एक स्ट्रिंग बना के आपके आगे पेश कर देता है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या होगा। ये देखो, ये एक स्ट्रिंग बना के उसने पेश कर दी पूरी एरे 1 3 2 5 7, ठीक है। कोई डाउट सर, अगर हम पॉइंटर को राघव, ओके गुड, राघव इज सेइंग कि सर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, r+3 कर दूं, ऐसा कुछ बोल रहे हो राघव। जावा ने रोक दिया आपको, जावा ने रोक दिया, जावा ने कहा मैं नहीं करने दूंगा। देखा राघव, जावा विल नॉट अलाउ यू टू चेंज द पॉइंटर एट ऑल। जावा बस आपको बता सकता है कि यहाँ पे है पहला, यू कैन नॉट चेंज द पॉइंटर्स इन जावा एट ऑल। ना तो आप कोई नया पॉइंटर बना के इसको कुछ चेंजिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि एक नई जगह बन चुकी है एंड it will only let you access the address of the 0th element। हाँ मित बताओ, क्या डाउट है। ओके, करेक्ट, ओके। सो अमित इज आस्किंग कि अगर मेरे को एरे का साइज जानना हो तो मैं क्या करूंगा। सो फॉर दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी अवेलेबल। अगर आप लिख दो आर डॉट लेंथ, ऐसे लिख दो, क्योंकि ना अभी मैंने आपको एक बात बताई नहीं है, एरेज जावा में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज यू हैवंट स्टडीड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अभी, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डेप्थ। आई एम जस्ट टचिंग द सरफेस विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरेज। सो अगर आप आर डॉट लेंथ लिखोगे तो वो इसकी लेंथ प्रिंट कर देगा, देखो। सो 5, बिकॉज इसमें 5 नंबर है, तो 5, ठीक है अमित। और बताओ, तो यू कैन राइट आर डॉट लेंथ। वैसे आपको हमेशा साइज पहले से पता ही होगा, क्योंकि हाँ ये है कि अगर मैंने अपने से कोई नंबर लिया और मेरे को साइज जानना है तो मैं आर डॉट लेंथ यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बाद में बंदे से लेना चाहता हूं, मैं अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं देना चाहता, तो साइज फिक्स्ड ही होगा, मुझे पहले से डिसाइड करना होगा कि मेरे को 5 नंबर लेने हैं, कितने लेने हैं, है ना। और फिर मैं यहां से सेट कर सकता हूँ कि array2 इज इक्वल टू 10, ठीक है, और बाकी सबको कुछ नहीं कर रहा। और मैं अगर इस एरे को प्रिंट भी कर दूं, करेक्ट, सो लेट्स सी, देखो सिर्फ ये वाला बंदा 10 बना, बाकी लोग सारे 0 बैठे हुए हैं, दिख रहा है, बाकी सब 0 है। और अगर मैं इसको भी सेट नहीं करता ना तो वो सबको 0 बना देता, सारे 0 बैठा दिए उसने। ऐसे ही अगर ये बूलियन रहा होता, बूलियन रहा होता तो मुझे यहां भी बताना पड़ेगा बूलियन, दोनों जगह मैच करना चाहिए। अब ये देखो क्या बिठाएगा, सब में फॉल्स 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 बिठा दिया, ठीक है, क्लियर है। और किसी ने कैरेक्टर एरे का पूछा था, मुझे याद है अभी बीच में डाउट, देखते कैर एरे में क्या करेगा। कैर एरे में सब खाली, नल, नो कैरेक्टर, ठीक है, सो खाली रहता है कैरेक्टर में, नो कैरेक्टर, ठीक है। ओके, न्यू क्या कर रहा है, न्यू मेमोरी में एक नई लोकेशन ढूंढ रहा है कि अच्छा 4 बंदे ये रहे, और नई लोकेशन बना रहा है उस 4 बंदों की, बस यही है। न्यू इज फॉर क्रिएटिंग द स्पेस इन द मेमोरी। न्यू इज अ कीवर्ड इन जावा। न्यू बस एक नई लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे बंदे बिठाता है,
ठीक है। और मैं आगे जाके आपको हीप्स एंड स्टैक्स के बारे में बताऊंगा कि हीप क्या होता है। तो न्यू एक्चुअली हीप ऑपरेटर होता है, हीप में मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट्स की। ओके, सो दिस इज फॉर एरेज, हाउ टू एक्सेस एरेज। मैंने बताया आपको, आपको एरेज होती क्या है बता दिया है, एरे में वैल्यू कैसे कैसे भर सकते हैं 2 तरीके से बता दिया है, एरे से वैल्यू रीड कैसे करते हैं बता दिया है, पूरी की पूरी एरे प्रिंट करनी हो तो कैसे करनी है बता दिया है। सो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एरेज नाउ यू ऑल नो। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, पहला प्रोग्राम इज टू राइट अ जावा प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, सो ये प्रोग्राम इज कि मैं आपको एक एरे दे रहा हूं, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये इंटीजर एरे है। सो अब मैं आपको बोलूं कि चेक करना है कि इस एरे में 3 है कि नहीं। एक इंट n है जिसकी वैल्यू कोई भी सेट कर लेना, मान लो 3, मुझे चेक करना है 3 है कि नहीं। ठीक है, सो अब मैं एरे की वैल्यूज को एक्सेस पता है कैसे कर सकता हूं, एक लूप लगा के। देखो याद है एक लूप चलता था, आई को कब तक चलाऊं, एर डॉट लेंथ तक। ध्यान से देखो इस लूप में मैंने किया क्या है, मैंने काउंटर शुरू किया 0 से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एरे के अंदर ये बंदे ऐसे बैठे होंगे, मेरी एरे अंदर से ऐसी होगी, करेक्ट। 0 1 2 3 4, और यहां पे होगा 1 2 3 4 5। तो अगर मैं काउंटर चला दूं आई 0 से लेके इसकी पूरी की लेंथ तक, करेक्ट, या 0 से लेके लेस देन एर डॉट लेंथ, सो इट विल गो फ्रॉम 0 to 4, मतलब आई विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 and 4। ठीक है, बिकॉज एरे डॉट लेंथ यहां पे क्या रिटर्न करेगा 5, तो ये कंडीशन बन जाएगी आई 0 आई लेस देन 5। तो जैसे ही आई इक्वल टू 5 होगा ये लूप कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो नाउ हाउ डू वी एक्सेस ईच एलिमेंट वन बाय वन, करेक्ट, इसका लॉजिक हम देखते हैं। So what we can do is if we have to print the array, if I told you to write a program to print the array, right, so you can directly write array of I। दिख रहा है मैंने क्या किया, array of I की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो जैसे जैसे I चेंज होगा एर I में बंदा चेंज होगा। तो I 0 से अगर 4 तक जाएगा मैं एक एक करके बेसिकली सारे बंदे प्रिंट कर दूंगा। ये देखो, देखा 1 2 3 4 5 उसने सारे प्रिंट कर दिए। और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक स्पेस लगा सकता हूं, तो ये स्पेस के साथ थोड़े प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं बेसिकली क्या हो रहा है, एरे आई जो है ना, एरे आई, एर ऑफ आई, ये हर बंदा है 1 by 1 फ्रॉम द एरे। सो अगर मुझे चेक करना है इफ 3 इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, इफ एरे आई इक्वल टू 3, मतलब चलते रहो 0 1 2 3 4 चलते रहो, और एरे आई का मतलब है एक एक करके सारे बंदों को चेक कर पाऊंगा मैं इससे। इफ दिस इज इक्वल टू 3, मैं बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यस। ठीक है, अगर है तो मुझे यस प्रिंट करना है, मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो जैसे ही आई अगर वो बंदा 3 होगा तो मैं यस प्रिंट करूंगा। और अगर मुझे 3 मिल गया है तो मैंने आपको बोला ना कंप्यूटर को आगे एफर्ट मत कराओ, इसको ब्रेक कराओ। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। इसने प्रिंट कर दिया यस। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं आपको लॉजिक सोचना है कि मुझे अगर ना हो, अगर 3 ना हो, जैसे 5 हो, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इस केस में। बट मैं आपको एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 3, बट एक्चुअली आपको लिखना है n, क्योंकि आप n को चेक करोगे। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है सर, 2 3 भी हो सकता है, 2 3 मीन्स 2 3 भी तो हो सकता है, व्हाट डू यू मीन ईशान। हाँ एग्जैक्टली, सो यहाँ पे मैं n करूंगा ना, n को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर n 10 है तो जैसे 3 और 5 दोनों एरे में थे तो प्रिंट हो गया, लेकिन 10 जैसे एरे में नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने नो की कमांड ही नहीं दी है।
करेक्ट। ये है पूरा क्वेश्चन, और एक बार ये लूप खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूं ये तो, कि आपको एक बार यस या नो प्रिंट करना है। वो अब आप सोचो कि कैसे एक ही बार यस या नो प्रिंट करवाओगे, बट दिस व्हाट आई हैव टॉट यू इज कि एक एक करके एरे के हर बंदे को कैसे एक्सेस कर सकते हो। एक लूप चला दो जीरो से उसकी लेंथ तक, और एरे आई जो बंदा होगा ना, ऐसा कुछ कर लो, इंट एक्स इज इक्वल टू एरे आई। ये आपका सबसे पहले जब लूप चलेगा तो 0th बंदा होगा, फिर फर्स्ट बंदा होगा, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस ईच एलिमेंट इन द एरे। और आज के आपके क्वेश्चन है ये कि आपको एक तो पहले पैटर्न प्रिंट करना है, उसके बाद आपको एक नंबर लेना है एन कंसोल से, और वहां तक सारे इवन नंबर निकाल के प्रिंट करना है। फिर आपको एक नंबर लेना है एन यूजर से, और उस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो निकालने हैं। जैसे अगर यूजर ने नंबर दिया 15, तो 15 तक जितने भी प्राइम नंबर है ना आपके, जैसे कि 1 2 3 5 7, ये 15 तक जितने भी आएंगे ना, सारे प्रिंट करने हैं प्राइम। तो ये आपको पक्का से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। इसके बाद आपको एक नंबर लेना है यूजर से और चेक करना है कि इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि मान लो अगर आपका नंबर है 123, सो अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अगर ये नंबर 123 बने तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, वरना ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर ये आप पहले ही कर चुके हो क्वेश्चन, टेक अ नंबर n फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स रिवर्स। लेकिन पहले आपने यूजर से लिया नहीं था, आज आप यूजर से लोगे। ठीक है। इसके बाद ये आप सारा आज कंसोल से लोगे। ऑल इज कंसोल इनपुट, ऑल इनपुट शुड बी कंसोल इनपुट। फिर आपको एक एरे दी हुई है, ये आपको इस एरे को ऐसे करना है कि ये ऐसी दिखे। मतलब एक तरीके से सॉर्टिंग कर दिया मैंने। देखा आपने क्या किया, मैंने सॉर्टिंग कर दिया है कि पहले 0 आएंगे सारे, फिर सारे 1 आएंगे, और एरे में सिर्फ 0 या 1 ही है। और ये आपको करना है सबसे कम टाइम में, मतलब कंप्यूटर का एफर्ट मिनिमाइज करते हुए। ठीक है। इसी तरीके से हमने आज देखा एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर n एंड चेक इफ इट इज इन द एरे और नॉट। ये तो हमने अभी कर ही लिया, मैं एक एक करके सबको चेक करूंगा, और अगर मिल गया तो प्रिंट कर दूंगा यस, वरना नो। लेकिन आपको ट्राई करना है कि इसको मैं और भी कम टाइम में कैसे कर सकता हूं। मैंने तो आपको एक आइडिया दिया ना कि एक फॉर लूप चला दो, आई जीरो से आई लेस देन एर डॉट लेंथ, मतलब उसकी लेंथ तक आई प्लस प्लस, और इस कोड के अंदर लिख दो एर आई को चेक करते रहो हर बार, इक्वल टू एन और नॉट। लेकिन इससे भी कोई बेटर लॉजिक अगर आप सोच पाओ तो मुझे बताना, एंड दिस इज द गुड क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू टुडे। एक लॉजिक जिसमें आपको सारे एलिमेंट ना चेक करने पड़े, ये बताओ। ये ध्यान रखना कि ये जो एरे है ये नॉर्मल नहीं है, एक सॉर्टेड एरे है। मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि नंबर सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा और सबसे बड़ा वाला एंड में होगा, ये आपको गिवन है। तो क्या मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकता हूं कि मेरे को सारे नंबर चेक ही ना करने पड़े, और फिर भी मैं सही आंसर बता दूं कि वो नंबर है कि नहीं। सो ये आपको सोचना है। कोई डाउट आज की क्लास में से तो अभी आप बता सकते हो, किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीवन इज हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग? ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग किसी को डाउट्स नहीं है, बट अगर फिर भी कुछ रिवाइज करते हुए या दोबारा देखते हुए डाउट आए, सो आप ग्रुप पे डाल सकते हो, यू कैन फ्री टू कॉल। ठीक है। अमित, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पीएम कर दो, आई विल टॉक टू यू। ठीक है। वी लेट्स हैव अ चैट, जो आपका जनरल डाउट है। ठीक है, ग्रुप पे डाल दो, अगर सबको काम आ जाए तो इट इज मोर देन गुड। ओके, यू कैन आस्क द डाउट देन। पूछो अमित। और किसी को कोई डाउट नहीं है? सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज द लास्ट डाउट अमित का।
सर एरे से वेक्टर्स वेक्टर, ओके एरेज वेक्टर्स अमित, ये अभी नहीं पूछना चाहिए था आपको ग्रुप पे। सो जो लोगों को नहीं समझ आया कि ये डाउट क्या है, सो अभी के लिए अमित आई वुड सजेस्ट कि ये डाउट ना पूछो, बाकी लोग इस डाउट को भूल जाओ। अमित मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगा कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वेक्टर्स, बिकॉज जावा हैज समथिंग इवन बेटर देन वेक्टर्स, और वो हम पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में। कलेक्शंस जब हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो चलो जिसको ये डाउट समझ ना आया हो इट्स फाइन। अमित हम व्हाट्सएप पे इसकी बात करते हैं, ठीक है, ताकि किसी को और को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसको वेक्टर्स ना पता हो या कुछ हो। So we'll talk on WhatsApp. Okay, thank you everyone for the session today. I hope you guys understood everything. See you guys on the next session. Yes, Ishank has already given you the hint for the trick question. Yes, उसको binary search से ही करना है. So try करो, binary search का कोड लिखो, मेरे को मैं देखूंगा सबके programs, ठीक है? He has already given you a hint called binary search. सब attempt करना, and कोई doubt है किसी को भी, so you can tell on WhatsApp. Okay.